चलो। अच्छा, तो कल हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्टार्ट किया था? पेमेंट एंड प्लेज। पेमेंट और प्लेज स्टार्ट हुआ था। तो पेमेंट एंड प्लेज में पेमेंट के बारे में बात हुआ। बेलर क्या है, बिली कौन है, बेलर बिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, ये सब डिस्कशंस कर लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, उसके साथ साथ सेक्शन वाइज भी बात कर रखी है। इजी है, कोई ज्यादा झमेला वाला जगह है नहीं। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था वो है कि ये बेलर बिली कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे लाइफ में बड़ा ही पॉपुलर है, और हम लोग उसको इतना रियलाइज नहीं करते, है ना। जब हो जाता है पर इतना समझ नहीं है। ऐसा ही और एक कॉन्सेप्ट है बेलर बिली कॉन्सेप्ट में ही। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग देखो अपने स्टडी मैट पे। जैसे बेलर बिली में राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, जरूर एक बार सेक्शन अच्छे से याद रखो सर। सेक्शन थोड़ा याद रखना जरूरी होता है एग्जाम में लिखने के टाइम पे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल देने का आदत रखना। जब भी क्वेश्चन आंसर करोगे एग्जाम्पल पुट करना, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल भी मैट के अंदर दिया हुआ है, इसको भी उठा सकते हो। अगर थोड़ा टीवी की जगह फ्रिज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 20 है जिसमें टीवी के बारे में बोला। अब टेलीविजन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, अब आईफोन लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू से एग्जाम क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है कि बच्चे को पता है कि तो इसको प्रोफेशन भी पता है, इसको एग्जाम्पल देना भी आता है, तो फिर मार्क्स एकदम भर भर के मिलेंगे, ठीक है। और अगर किसी का हैंड राइटिंग खराब भी है तो भी ना, एग्जामिनर चलो ठीक है कंसिडर कर लेगा, चलो हैंड राइटिंग खराब है पर इसको आता है, पास कराने के लिए। नहीं, जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, एज ए टीचर हम भी जब देखते हैं तो यही सोचते हैं। तो अब भी से दूसरा टीचर भी वैसे ही सोचे, और क्या सोचे। वो हमेशा वही जाएगा कि प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, कॉपी चेक करने में आराम लगे, आंखों को थोड़ा सा सुकून मिले, हाँ वो चीज होना चाहिए। आंखों को ज्यादा तंग करोगे तो वो भी साफ हो जाएगा। तो राइट्स ऑफ बेलर बेली, ठीक है, ये सब हुआ था। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, है ना। कि अगर फिक्स पीरियड एक्सपायर हो जाता है, पर्पस फुलफिल हो जाता है, बेलर बेली का डेथ हो जाता है, हाँ, गुड्स का इनकॉन्सिस्टेंट यूज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है सब्जेक्ट मैटर का, खत्म हो जाएगा बेलमेंट, है ना। सिंपल बात है। अब जो कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अभी, दैट इज फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। ऐसे तो इसका एग्जांपल, ये जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बोलो तो? हाँ, फाउंडेशन लेवल में उसको क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, है ना सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, रास्ते में चलते चलते किसी का मनी बैग आपको मिल गया, हाँ, किसी का पर्स मिल गया, ठीक है। या कोई भी वैल्यूएबल चीज। अच्छा, वैल्यूएबल होना जरूरी नहीं है, कोई भी चीज किसी और का है, आपको पता लग रहा है कि ये किसी और का है, तो जो किसी और का है आपको मिला है, तो क्या करोगे? जैसे कल ही एक खबर आया था, देख रहा था, ट्रेन के अंदर टीटी को किसी का 50,000 का पूरा बंडल मिल गया। जो टीटीआई होते हैं ना, तो टीटीआई ऑनेस्ट था यहाँ। नॉर्मली टीटीआई लोग भी बड़ा झमेला होता है ना, उनको हमेशा चलता है मन में कुछ। लेकिन ये टीटीआई बड़ा ऑनेस्ट था। वो ढूंढा किसका पैसा है, फिर उसका प्रूफ मांगा, फिर जिसका पैसा है उसको लौटाया। तो यही है सर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मतलब जब तक किसी का गुड्स आपको मिल जाता है तो आप उसका बेली बन जाते हैं, है ना। अब बेलर को ढूंढना आपका काम, लेकिन इसके अंदर कुछ लीगल मैटर भी है कि क्या कोई कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्या कोई किसी पे केस कर सकता है। ये सब जो बातें हैं वही थोड़ा जानना है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में क्या होता है। ये सेक्शन 168 में डिफाइन किया जाता है इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 168 में डिफाइन किया जा रहा है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में। क्वासी तो है, ऑब्वियसली क्वासी है, बट क्वासी के साथ साथ बेलमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। मतलब आप जब भी कोई गुड सोचो ना, कि आपका आपको किसी का गुड्स आपके हाथ में आ गया है, तो जब तक आपके पास है आप उसका टेक केयर करोगे ना, एक सिटीजन होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, ये आपका कर्तव्य बनता है। अब ये सब चीज थोड़ी पढ़ा के सिखाया जाएगा, ये चीज थोड़ी पढ़ा के सिखाया जाएगा। किसी का चीज अगर तुमको मिल जाता है, पूछता है उसको देना पड़ेगा, ये मोरलिटी है।
अब ये मोरालिटी किताब से कितना सीखने को मिले? किताब तुमको कितना भी लिख के बता दे कि ये मोरल है, ये मोरल है, ये मोरल है। अब कोई ठान के रखा है कि भाई हमको मोरल नहीं बनना, करो कैसे मोरालिटी लाओ, है ना? जैसे कल नारायण मूर्ति सर का एक इंटरव्यू आया था, एशिया इकोनॉमिक फोरम में एक इंटरव्यू। नारायण मूर्ति को जानते हो ना सर, इन्फोसिस का जो फाउंडर है। तो उनका एक बहुत सुंदर सा एक उन्होंने बोला, मुझे दिल छू गया, मैं भी सोचने लग गया कि सच में क्या करना। तो नारायण मूर्ति सर का मानना है कि आज का यूथ जो है वो काम करने से डरता है, तो उनके अंदर वर्क कल्चर नहीं है। तो मूर्ति सर का मानना है कि ये लोग थोड़ा दिन काम करेगा और ज्यादा दिन छुट्टी का सोचता है, कि हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन घर पे रहेंगे। ठीक है। तो इस केस में दिक्कत क्या हो रहा है कि वर्क कल्चर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दिया। तो बड़ा, बहुत बड़ा हस्ती है, उनका नॉलेज के सामने हम सभी कोई कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चाइना और इंडिया 1947 में जब बना था, तो दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम था। हाँ, भारत का एक प्रॉब्लम ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब यूज हो चुके थे ब्रिटिश के अंडर में, हम लोग का जो स्पाइनल था वो करीब टूट चुका था, करीब भी पूरा का। लेकिन चाइना इस चीज में थोड़ा सा अच्छा था, उसको भी दिक्कत हुआ, उसको भी ब्रिटिश के साथ वार लड़ना लड़ा, लेकिन वो कॉलोनी नहीं बनी। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन वाइज दोनों सेम था। अगर मैं वार सिचुएशन को थोड़ा या कॉलोनी को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, तो नारायण मूर्ति सर का मानना है कि फिर भी चाइना हमसे आज के डेट में, अगर चाइना का प्रॉस्पेरिटी देखा जाए तो हमसे 6 गुना ज्यादा है। चाइना इज 6 टाइम्स बिगर देन इंडियन इकोनॉमी, 6 टाइम्स। उनका भी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है ना, मतलब ऑलमोस्ट सेम भी है। तो इतना पॉपुलेशन लेके चाइना जिस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन अपने जनता के लिए बना के रखा है, मतलब अगर सिंपल बात है, अगर इंडिया में एक बेसिक बंदा मंथली अगर 6,000 कमाते हैं, तो एकदम बेसिक लेवल मंथली 6,000, मतलब एकदम मार्जिनल लेवल का बात करें, वही मार्जिनल लेवल का इनकम चाइना में जो बंदा है वो 36,000 कमाता है मंथली। ये फर्क है इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी। तो इसके पीछे का मेन रीजन है कि जब 47 के बाद इंडिया ने जो कल्चर अडॉप्ट किया और चाइना ने जो कल्चर अडॉप्ट किया, चाइना ने वर्क कल्चर को अडॉप्ट किया, मेहनत को अडॉप्ट किया, छुट्टी मनाने को अडॉप्ट नहीं किया। और हमारे यहाँ पर हम लोग को तो बात बात में छुट्टी चाहिए, घर में बैठे बिरयानी चिकन मटन खाना है, पार्टी करना है। हम लोग ये कल्चर को अपना, थोड़ा सा काम करना है बाकी सो जाते हैं। वही चीज उन्होंने, उनका कहना था। तो सच में मेरे मतलब रात को पढ़ रहा था मैं थोड़ा सा, और भी बहुत सारा बात था, वो सब बोलेंगे तो दूसरा बात हो जाएगा। लेकिन ये बहुत चिंता का बात है कि ये बेसिक ड्यूटी है, काम करना है यूथ को। तो उन्होंने यही चीज बोला कि मोदी जी का जो सपना है कि प्रॉस्परस इंडियन इंडिया रेडी करना है, मेक इन इंडिया करना है, ये तभी संभव हो सकता है जब इंडियन यूथ काम करने से डरेगा नहीं, काम करने से आलसी भी नहीं करेगा, काम करेगा, कुछ भी हो काम करेगा, तभी जाके मोदी का सपना भी पूरा हो सकता है। नहीं तो मोदी जी का सपना सिर्फ उनके भाषण में ही रहेगा, वास्तव में पूरा नहीं होगा। देखो सर, तो ए पर्सन हु फाइंड सम गुड्स व्हिच डू नॉट बिलोंग टू हिम, जो आप उसका नहीं है, इज कॉल्ड द फाइंडर ऑफ द गुड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सरेंडर द गुड्स टू हिम। इसका है उसे दे दो। However, the finder of the goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by। ये भी मोरालिटी है। कहाँ हो सर, हो ना इधर? नहीं सर, बात सुनो, कंपेंसेशन पाने के लिए केस नहीं कर सकते। हाँ, ले सकते हो, बात को सुनो, पूरा कंप्लीट करने दो। अगर तुमने फाइंडर ऑफ द गुड्स, मानो तुम फाइंडर ऑफ द गुड्स हो, अंश का कोई गुड्स तुमको मिला है, ठीक है, मान लो अंश का पर्स कहीं पर गिर गया था, विश्वजीत को मिल गया। अब विश्वजीत उसके लिए खर्चा किया, वॉलंटरीली किया, जो भी उस पर्स को मिला। फिर मानो कि अंश चला गया गांव में, अब तुम उसको गांव में जाके पर्स दे के आया। अब मानो तुमको आने जाने में 5,000 का खर्चा हुआ, लेकिन ये जो तुमने खर्चा किया ये अंश के कहने पे नहीं, तुम खुद के मर्जी से किए। फिर अगर अंश तुमको ये पैसा नहीं देना चाहता, तुम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, तुम अंश के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते। यही बात कहना चाह रहा है। अब आगे का खेल देखो।
इन फाइंडिंग द ओनर, मतलब ओनर को फाइंड करना, गुड्स को प्रिजर्व करना, बट ही हैज अ राइट टू रिटर्न द गुड्स अगेंस्ट द ओनर अंटिल ही रिसीव सच कॉम्पेंसेशन। मतलब अगर अंश तुमको कॉम्पेंसेट नहीं करता है तो तुम्हारे पास ये राइट बनता है कि तुम उसका गुड्स उसको वापस नहीं करोगे जब तक वो तुमको कॉम्पेंसेट नहीं करता है। ये राइट तुमको है कि हम तुमको देंगे नहीं, पहले तुम मेरा कॉम्पेंसेशन, कोर्ट में नहीं जा सकते पर कॉम्पेंसेशन तो करो। एंड वेयर द ओनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑन द लॉस्ट गुड्स, मानो कि अंश ने तुमको रिवॉर्ड दिया, ठीक है, लॉस्ट गुड्स के कारण, तो फाइंडर विल sue the owner for such reward and may retain the goods until then। मतलब अगर रिवॉर्ड देने का वादा करके भी नहीं दे रहा, इन दैट केस तुम sue कर सकते, कि मेरे को बोला गया था कि तुम खर्चा करो मैं दे दूंगा, फिर भी नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट तुम जा सकते। तो दिलासा देके अगर कोई पीछे हट जाता है ये गलत है ना सर, वही बोल रहे। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, finder of the lost goods can ask for reimbursement of expenditure incurred for preserving the goods, ठीक है, क्योंकि उस गुड्स को प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करने के लिए सब सपोज मानो सेंसिटिव गुड्स है, तो सेंसिटिव गुड्स है तो हो सकता है खराब हो सकता है, तो उसका केयर किया, ठीक है, मानो आईफोन है किसी का, अब सेंसिटिव है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाएगा, कहीं पर स्क्रैच पड़ जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है कोई ग्लास मटेरियल्स है, तो केयर किया एज पर द गुड्स इफ द रियल ओनर। अच्छा अब यहाँ पर एक बात होता है कि सर मानो रसगुल्ला था किसी का रसगुल्ला का डब्बा तुमको मिल गया, अब रसगुल्ला ढूंढते ढूंढते जब तुम उसके पास पहुंचे तो रसगुल्ला खराब हो गया, अब मानो तुम खा लिए तब क्या होगा? अगर खा लिए तो पैसा दे दो तो वो सर बेसिकली जो फ्रेजाइल गुड्स होते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं पचनशील पदार्थ होते हैं उनके लिए अलग बात है, बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट में सोचो, if the real owner refuses to pay compensation the finder cannot sue but return the goods to so further when the real owner has announced any reward the finder is entitled to receive the reward, the right to collect the reward is primary and superior right even more than the right of seek reimbursement of expenditure। मतलब अगर जो बात में कर रहा था, अगर अंश ने कोई रिवॉर्ड का घोषणा कर दिया, इवन रिवॉर्ड का घोषणा पे अगर कर दिया है कि जो कोई भी मेरा लॉस्ट गुड्स ढूंढ के देगा मैं उसको ये दूंगा मैं उसको वो दूंगा, इस पे तो पूरा हक है। हाँ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े। मान लेते कि वो लालू शुक्ला और गौरी दत्त का केस याद है ना, निफ्यू गुम हो गया था, फिर उसका नौकर जो है उसको पता नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बाद में जब पता चला तो क्लेम करने गया तो बोला तुमको पता था क्या तो वही चीज है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि उसको कम्युनिकेशन हुआ है। So when a finder of thing commonly on sale may sell it, when a finder of thing commonly on sale may sell it, मतलब when a thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot with reasonable diligence be found, or if he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell it. When the thing is a danger of perishing or losing the greater part of its value, मतलब वही बात कर रहा है सर, पेरिशिंग गुड्स रसगुल्ला वाला बात। When the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount of 2/3 of its value, मतलब इसका एनालिसिस करते हैं सेक्शन 169 को। The finder though has no right to sell the goods, जो गुड्स तुमको मिला है लॉस्ट गुड्स, मानो विश्वजीत को जो लॉस्ट गुड्स मिला है, इस लॉस्ट गुड्स पे विश्वजीत का सेल का राइट तो बिल्कुल नहीं आ सकता ना सर। Finder though has no right to sell the goods found in the normal goods, however he may sell the goods if the real owner cannot be found with the reasonable efforts or if the owner refuses to pay the lawful charges subject to the following conditions। अगर अंत तुमको चार्जेस पे करने में मना कर रहा है या फिर तुमको ओरिजिनल ओनर मिला ही और तुम रसगुल्ले का डब्बा भेज दिया, चलो चलेगा, तो क्या कर सकते हैं, चलेगा, बट कुछ कंडीशन है। तब व्हेन द आर्टिकल इज इन डेंजर ऑफ पेरिसिंग, मतलब उसका डेंजर है वो पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एंड लॉसिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू, मतलब उसका जैसे कि रसगुल्ला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हाँ मूवी टिकट्स, हाँ वेरी गुड, चलो वेरी गुड एग्जाम्पल, मूवी टिकट्स, हाँ टाइम निकल जाएगा तो उसका वैल्यू खराब हो जाएगा, बेच सकते हो बिल्कुल बेच सकते हो।
हाँ हाँ, ब्लैक में टिकट बेचने का। ये ब्लैक का टिकट का कोई कुछ नहीं कर पाता है जब हाई डिमांड चलता है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुमने टिकट खरीदा, अब तुमको देखना नहीं, तुमको पता है कि ये बहुत हिट होने वाला है, ठीक है। अब तुम मानो पहले ही देख लिए थे, अब तुम हॉल के सामने रहते हो, जाके पहले पहले टिकट काट लेते हो। अब टिकट में तो किसी का नाम नहीं लिखा होता है। अब बाहर खड़े रहो, हाँ साइड साइड में, इतने का करते रहो, फिर बाएं हाथ में जाके पैसा लो, बेच दो, कौन रोकता है। जब हाई डिमांड चलता है, ब्लैक रोकना मुश्किल है। ये क्रिकेट में जब आईपीएल का मैच या फिर इंडिया का जो मैचेस चलता है इंडियन के सामने, मैं कितना बार ऐसा हुआ है कि मैं गया टिकट लेने, मिला नहीं, जब ऑफलाइन लेता था। हाँ, मतलब इतना ब्लैक मार्केटिंग चलता है, मतलब नहीं बोल सकते। आजकल तो फिर भी देखते वनडे वगैरह में खाली रहता है ग्राउंड, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा क्रिकेट होता है कि लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहा। और आईपीएल वगैरह में लोगों को मजा आ गया, तो वनडे वगैरह में लोग उतना समय नहीं देता आजकल। तो फिर भी देखता हूँ कि माठ खाली रहता है। देखिए जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे मैच भी कम होता था, और एक वनडे अगर मानो कोलकाता को मिल गया या कोई भी स्टेट को, वो तो पागल हो जाएगा। आजकल ऐसा चीज छोटा छोटा शहर में देखना, जैसे अगर कभी झारखंड में रांची में जैसे जब मैच हो रहा है तो एकदम पैक्ड था, क्योंकि पहले उतना मैच नहीं मिलता था। और रांची में हुआ, धोनी के बाद से रांची का पॉपुलैरिटी बढ़ गया, ठीक है। बिहार में भी अगर होगा, बिहार में भी बहुत होगा, लेकिन बिहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण अभी वो लोग कर नहीं रहा है। जमशेदपुर में तो क्रिकेट बैन कर दिया। जमशेदपुर में इतना भयंकर झमेला किया था, एक बार वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया का मैच चल रहा था, इंडिया हार रहा था। इंडिया हार रहा था बोल के, जमशेदपुर का स्टेडियम थोड़ा सा ना छोटा है, मतलब नॉर्मली स्टेडियम फैला हुआ होता है, उसके केस में स्टेडियम ऐसा है। तो बहुत क्लोजली प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इनके पास में जो था, बॉटल से लेके जो कुछ भी था सब फेंकना चालू कर दिया ग्राउंड, वेस्ट इंडीज के प्लेयर की तरफ। फिर आग लगा दिया। जब इंडिया हार, मतलब जो हारने के कगार में आ गए, फिर मैच रेफरी ने मैच को बीच में बंद कर दिया और इंडिया को हरा दिया। क्या करेगा, क्योंकि इंडिया होस्ट कंट्री है। इतना मतलब लज्जाजनक बात है। उसके बाद से ये झारखंड बिहार में मैच देने के बारे में ना हमेशा चिंता होता है। मतलब इतना, पहले ईडन में भी हुआ था ऐसा केसेस, फिर ईडन को भी बैन कर दिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्योंकि ईडन इतना बड़ा क्रिकेटिंग वेन्यू है उस टाइम का, तो इसको कितना दिन और छोड़ेगा। लेकिन जमशेदपुर में उतना पुलिस भी नहीं मिलता है, और क्या भयंकर, मैं देखा था, पूरा लाइव मैच देख रहा था। मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये खराब लग रहा था, इंडिया हार रहा था वो खराब नहीं लग रहा था, खराब ये लग रहा था कि ये क्या, एक स्पोर्ट्स को ऐसा थोड़ी कोई करता है। अब मुझे लगता है बिहार में देगा, क्योंकि बिहार में मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं, बिहार को भी धीरे धीरे देगा। कितना बड़ा है। बिहार में देने से पटना पटना साइड में ही करेगा, फिर तो ज्यादातर लोग रहता है, ठीक है। पटना या आसपास में अच्छा देख, अच्छा अच्छा, बेलीज पर्टिकुलरली है। देख 170 क्या बोलता है। बेलीज पर्टिकुलरली, लियन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में अपना अधिकार जमा लेना, ठीक है, लियन होता है। जैसे लियन का एक एग्जांपल तुमको दे सकता हूँ। जैसे मानो अगर तुम लोग कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आईपीओ खरीदते हो, या फिर फ्यूचर में या ऑप्शंस में पैसा लगाते हो, तो तुमको मार्जिन जमा करने का, ठीक है। जैसे मानो अगर फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में मानो एक 6 लाख का टोटल वैल्यू है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आज के डेट में तुम टीसीएस का फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तुमको लग रहा है कि टीसीएस का करंट मार्केट फ्यूचर प्राइस चल रहा है मानो 3,000 समथिंग, तुमको लग रहा है कि ये अगला एक महीने में 3,300 में जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक लॉट लेना पड़ता है। एक मतलब नॉर्मल में तुम एक शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर जो मर्जी खरीदो, लेकिन जब तुम फ्यूचर ऑप्शन करोगे तुमको पूरा लॉट में करना है। तो लॉट में कम से कम 175 शेयर, 180 शेयर ऐसा होता है, डिपेंड करता है
कंपनी टू कंपनी डिपेंड है। अब जब तुम लॉट लेने जाओगे तो टोटल वैल्यू मानो 5 लाख का 6 लाख का होगा। अब फ्यूचर ऑप्शन पे तुमको ना 6 लाख देना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल मार्केट में, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में 6 लाख का चीज लोगे तो 6 लाख ही देने पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट पर्पस या इंट्राडे पर्पस में जो करते हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू देना पड़ता है। लेकिन इस केस में तुम 6 लाख का मार्जिन जमा करते हो, फॉर एग्जाम्पल 20% या 18% या 14-15%। तो जैसे मानो 1 लाख जमा करना पड़ा, अब ये 1 लाख तुमका ब्लॉक हो जाएगा। कब तक? जब तक तुम्हारा ट्रेड एक्सपायर ना हो जाता है, या फिर अगर तुम ट्रेड छोड़ के जाना नहीं चाहते। अगर मानो फ्यूचर में अगर तुम प्रॉफिट में हुए, तुम प्रॉफिट हो गए तुम्हारा, तो तुम्हारे मार्जिन तुमको वापस कर देंगे। तुम लॉस भी जाओगे तो भी तुम्हारा, देखो 1 लाख का लॉस नहीं होता है नॉर्मली, उससे कम ही लॉस हो। मानो तुम्हारा लॉस हुआ है 30,000 का, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब 30,000 का लॉस हुआ है तो क्या करेगा, उस मार्जिन से काट लेगा, बाकी 70,000 वापस करेगा। या फिर मानो तुमको प्रॉफिट हुआ है तो फिर तुम्हारा मार्जिन तुमको मिल जाएगा, ऊपर से जिसका लॉस हुआ है उसके अकाउंट से काट के तुम्हारे अकाउंट में दे देगा। अब इसमें दोनों अमाउंट, मतलब जो बायर है और जो सेलर है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो तुमको नहीं पता कौन है तुम्हारे सामने, वो तो एक्सचेंज तय करता है। दोनों केस में दोनों का मार्जिन ब्लॉक कर देता है। अब दोनों का मार्जिन ब्लॉक करने का मतलब क्या ये है कि वो एक्सचेंज का हो गया या ब्रोकर का हो गया, वो उसका लीगल लगा देता है। हाँ? उसको, हाँ, आप उस मतलब जो बायर या सेलर है, मतलब जिसका एक्चुअली वो पैसा है, उस अमाउंट को अगले 1 महीने तक या अगला 2 सप्ताह तक तुम कुछ कर नहीं सकते। तो उस पर तुम्हारा भी अधिकार नहीं है। उल्टा तुम जिसके पास, मतलब एक्सचेंज के पास रखे हुए, ब्रोकर के पास रखे हुए, वो उस पर लियन लगा देते हैं। जैसे तुम अगर आईपीओ खरीदने जाओगे, जब स्टार्टिंग में कंपनी आता है, उस टाइम पे भी सेम कॉन्सेप्ट, उसमें भी लॉट लेना पड़ता है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये ट्रेड का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें मतलब जितने का शेयर उतना ही का वैल्यू तुमने एक लॉट के लिए तुमको देना पड़ा। अब बैंक क्या करता है, तुम्हारे उस अमाउंट पे तुमको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट अगर बहुत डिमांडिंग है, ना भी मिल सकता है। लेकिन जितना दिन तक अलॉटमेंट प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो तुम लोग कंपनी अकाउंट्स में करते हो ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, इस एप्लीकेशन डेट से अलॉटमेंट डेट तक ये जो टाइम पीरियड है, 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो, वट एवर बी दी केस, इस 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए तुम्हारा पैसा बैंक के पास लिए मिल जाएगा। लिखा रहता है, बैंक अकाउंट चेक करोगे ना तो बैंक लिख के देता है। सपोज तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस एग्जाम्पल, लेकिन 10 लाख में से मानो कि 1 लाख तुमने शेयर के लिए दे दिया। वो जो 1 लाख तुमने शेयर के लिए दे दिया था, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर है पर नहीं, तुम्हारे बैलेंस में 10 लाख नहीं दिखाएगा, 9 लाख दिखाएगा। या फिर अगर 10 लाख दिखाता भी है तो वहां पर अलग से लिख देगा कि 1 लाख इज इन लियन, मतलब तुम वो 1 लाख खर्चा नहीं कर सकते। It's like a security. This is the exactly like a security. जैसे तुम लोग जो रेंट में रहते हो, जिस बाड़ी वाले को तुमने, मालिक को तुमने पैसा देके रखा है, 1 महीने का 2 महीने का जो भी है, तो वो तुम्हारा ही पैसा है। जब तुम घर छोड़ोगे उसको वो देना पड़ेगा। वो एडजस्ट कर लेते, वो अलग बात। सिस्टम क्या बोलता है कि तुम अपना रेंट देते जाओ, वो घर छोड़ने के टाइम पे तुमको कुछ वापस करेगा। यही कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, स्कूल में भी सिक्योरिटी मनी होता है, अगर तुम कुछ तोड़ फाड़ करोगे तो तुम्हारे सिक्योरिटी पैसे से काटेगा। या फिर तुम्हारा मंथली फीस जमा करने में देरी हो रहा है, सिक्योरिटी मनी। हाँ, मैं केस बता रहा हूँ कि कोई प्राइवेट स्कूल में होता है ये सब, सरकारी स्कूल में तो छोड़ो, कुछ नहीं है। हम लोग तो सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है। हाँ, कुछ उल्टा पैसा देता है। अगर तुमको मतलब जरूरत के हिसाब से, अगर तुम शेड्यूल कास्ट हो, हाँ, ट्राइब्स हो, तो अलग से मिलता है। सेक्शन 170 लियन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सर? अब where the bailey has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill, मानो उसने लेबर दिया, मेहनत किया, in respect of the goods paid, he has, in absence of a contract, to the contrary, अगर contract नहीं है, the right to retain such goods until he receives due remunerations for the service he has rendered in respect of them. तो बेसिकली ये जो गुड्स पे उसका अधिकार वो जता रहा है, ठीक है, तो जो गुड्स पे अपना अधिकार जता रहा है, ठीक है। मतलब एक गाना है ना, मतलब अब इसमें मेरा हक है, हाँ, मुझे हक है, तो बेसिकली वो हक कहलाता है। ठीक है, एक गाना है, मैं थोड़ा सा म्यूजिक याद आ रहा है, मुझे हक है ऐसा करके आता है। हाँ,
विवाह बोल के कोई मूवी का गाना है शायद, है ना? It delivers a rough diamond to be a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done. He is entitled to return the stone till he is paid for the service at year end. सिंपल बात है, तुम पे करो, लेके जाओ। तुमने टेलर को चीज दिया ठीक करने के लिए, अब टेलर को तुम उसका सर्विस चार्ज जो है वो दे दो, तभी तुमको वो रिलीज करेगा। जब तक नहीं दोगे वो रिटर्न करेगा, उसको उसका अधिकार नहीं है। लिए ना, परमानेंट अधिकार नहीं, लियन। लियन और परमानेंट राइट में फर्क होता है। लियन में एक पर्पसफुल अधिकार होता है, जब राइट आ जाता है मतलब पूरा अधिकार आता है। ये दोनों फर्क में फर्क है ना? ये गिव्स क्लोज टू बी, वही बात देखो। अच्छा, टेलर का भी एग्जांपल दे दिया, देखा नहीं तो। It gives clothes to be tailor to make it into a coat. Be promised to deliver the coat as soon as it is finished, and give a 3 months time credit for the price. B is not entitled to return the coat until he is paid. In accordance with the purpose of bailment, if the bailee by his skill or labor improve the goods bailed, he is entitled for remuneration for such service. Not such remuneration. The bailee can retain the goods bailed if the bailer refuses to pay the remuneration. Such a right to retain the goods bailed, the right of particular lien. He, however, does not have the right to issue. केस करने का पावर नहीं आएगा, लेकिन गुड्स अपने पास रखने का पावर आएगा। मतलब वही बात है कि तुम पैसा नहीं दे रहे तो केस नहीं कर सकते। केस का क्या है? गुड्स मत दो, गुड्स मत दो, और क्या? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगा इसका सामान उसको लौटा दिए क्या? तो बोलेगा नहीं, मेरा पैसा नहीं मिला है ना मालिक। तो बोलेगा पैसा नहीं मिला है तो गुड्स रख के रख लो, और क्या कर दे, वही सेटलमेंट हो गया तुम्हारा। नहीं, टेलर केस नहीं कर पाएगा, पैसे के लिए केस नहीं कर पाएगा, वो गुड्स रख लेगा। अब वही बात तो स्टार्टिंग में भी वही चल रहा था। विश्वजीत के पास मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, वही तरह का, ये थोड़ा सा अलग है। विश्वजीत फाइंडर ऑफ द गुड्स था, तो विश्वजीत पर खर्चा किया तो केस कर पाया क्या तुम्हारे ऊपर? तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो वो अपने पास रिटर्न करेगा, उसके ऊपर लियन आ जाएगा उसका। छीन लेंगे। छीन लोगे तो फिर वो फिर अलग केस हो, क्योंकि छीनोगे तो फिर मारपीट करना पड़ेगा, मारपीट होगा, चोट लगेगा, वो भी तो छोड़ेगा नहीं ना। चोरी करवा लोगे तो चोरी का केस लग जाएगा तुम। ओनर नहीं है तो क्या होगा? लियन तो था उसका। ओनर नहीं तो क्या हुआ? उसके ऊपर उसका उसका पर्पसफुल लियन तो है उसका भी। अब जैसे हमारा टेलर के घर से तुम चोरी कर दी, तो टेलर का पैसा नहीं है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? चोरी ना बोलेगा इसको। अब इस बार तुम और बड़ा फंसोगे। इतना देर तक तुम्हारे ऊपर सिविल लॉ लगता था, अब चोरी का केस में तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल लॉ लगेगा। सिविल लॉ में फिर भी क्या है, थोड़ा पूछेगा, कुछ दिन कस्टडी में रखेगा, जेल में नहीं डालते हैं ज्यादातर केस में। क्रिमिनल केस लगने से दिक्कत बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, जो भी हो, चोरी भी तो एक क्राइम है, बड़ा क्राइम, पेनल कोड में चला जाएगा। तो पेनल कोड में चला जाएगा मतलब तुम्हारा अभी बेल होना मुश्किल हो जाएगा। सिविल केस में क्या है, चलो ठीक है, समझाते हैं, सुधर जाएगा हल्का सा, लेकिन क्रिमिनल केस आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे जनरल लियन ऑफ बैंकर्स बोला है, बैंकर्स फैक्टर्स, फैक्टर क्या है जानते हो? बैंकर्स समझते हो, वेरफिंगर भी समझते हो? वेरफिंगर कोर्ट में जो कस्टडी में लेता है सामान को, अटॉर्नी, लॉयर वगैरह, पॉलिसी ब्रोकर्स, फैक्टर कौन? बैंक लोन प्रोवाइड करता है ना लोगों को, लोन प्रोवाइड करने के बाद बैंक का बहुत सारा पैसा कभी कभी मार्केट से मिलता नहीं, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। जैसे हम लोग रिसेंटली कब केस पढ़ रहा था, कंपनी लॉ क्लास में, तो कंपनी लॉ क्लास में केस नहीं पढ़े,
जी एंटरटेनमेंट और इंडसइंड बैंक का, इंडसलैंड नहीं, इंडसइंड। तो अब इंडसइंड बैंक का मानो जो 180 करोड़ का जो पैसा है, अब ये पैसा इनको मिल नहीं रहा है। अब ये अलग है कि जी को अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डालना चाहता है, वो अलग चीज है। मैं मान के चलता हूँ कि जी पहले क्या बोलेगा, फैक्टर को दे देगा। ये तो कॉर्पोरेट केस है, ये तो अलग लेवल में चलेगा। छोटा मोटा जो होता है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल नहीं, फिर भी करोड़ों का हो सकता है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ लोन तो नॉर्मल है। तो ऐसा मतलब एक जन नहीं, ऐसा 40-50 बंदा मिला के करीब 40-50 करोड़ का बैंक का लोन रीपे नहीं हो रहा है टाइम पे। तो बैंक क्या करेगा, फैक्टर सर्विसिंग को ये काम दे देगा। ये फैक्टर लोग क्या है, दे आर लाइक अ कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नॉलेजेबल गुंडा, कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नॉलेजेबल गुंडा। इनके पास पावर भी रहेगा, पैसा भी इतना होना है। ये क्या करेगा, बैंक से उसको खरीद लेगा कि तुम्हारा कितना बाकी है मार्केट से। बैंक बोलेगा 100 करोड़, तो चलो हम 100 करोड़ उठा के देंगे। अगर जितना उठा के देंगे उस पर हमारा कमीशन रहेगा। तो ये लोग अच्छा खासा कमाते हैं। अब बैंक देखता है कि भाई अगर 10 करोड़ भी आ जाए तो भी चलो ठीक है। अगर मार्केट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है, अगर 10-20 करोड़ भी आ जाता है तो भी खराब क्या है। मानो 30 करोड़ आया, ये लोग बोलेगा 5 करोड़ 2 करोड़ हमें दे दो, बाकी बैंक रख लो। फिर भी 2 करोड़ कमा लिया ना। लेकिन ये पूरा का पूरा उस बंदे को लीगली फंसाएगा, डराना धमकाना, एक लिमिट में रहेगा। बंदूकबाजी नहीं, बंदूकबाजी नहीं, लिमिट में रहेंगे। जो लीगल कॉन्सेप्ट में हो सकता है उतना पूरा प्रोसेस ये लोग करता है, और बदले में ये अपना चार्जेस देते हैं। तो ये लोग लीगल हैरेसमेंट में माहिर है सर। एकदम पुलिस वगैरह पूरा मैटर अलग लेवल में हो जाएगा। पहले अच्छे से समझाएगा, फिर रोज तुम्हारे घर भी पुलिस पहुंचेगा, क्या हालत होगा तुम्हारा। हाँ, लॉयर साथ में रखेगा तो रख सकता है। लॉयर लॉयर अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। हाँ हाँ, करेगा। जो पावरफुल बंदा है कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग भी अपना काम करेगा ना, इनका भी तो अपना लॉयर है। अब कोर्ट में जरूर बात चलेगा, मतलब अब मैटर कोर्ट में चला गया ना। अब कुछ तो सेटलमेंट होगा, अब कुछ तो सेटलमेंट होगा, कोर्ट तो तुमको छोड़ेगा नहीं। कुछ नहीं, जब अगर तुम बोलोगे मेरा कुछ नहीं है तो कोर्ट तुमको इंसॉल्वेंट करेगा, फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी से देगा। तुम बोलोगे मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, तब और क्या, अब तुमको बोल देगा भाई ये इसको इसके साथ इसको छोड़ ही दो, इसको भूल ही जाओ। मतलब ना मर के भी मरा हुआ, कपड़ा तो नहीं छीन सकता। अब हर किसी का भाई तो मुकेश अंबानी नहीं हो सकता है ना। अनिल अंबानी दिवालिया हो गया है, क्योंकि उसके, लेकिन उसका भाई मुकेश है भाई, है एकदम हीरो की तरह बचा रहा है। सोचो, जेल में चला गया था सोनी एरिक्सन केस में, इतना डेटा डेप्ट हो गया था, 500 करोड़ से बेल करवाया। सोच सकते हो, 500 करोड़ से बेल करवाया। मतलब कितने का घोटाला है, मतलब घोटाला अब नहीं बोलेंगे, फेलियरिटी। 2019 का केस है। तो बैंकर्स, फैक्टर्स, फेयरफिंगर्स, attorney, high court, policy brokers, in the absence of contract to the contrary, retain as a security for the general balance of account any goods billed to them, but no other persons have a right to retain। मतलब इन लोगों का नॉर्मल हक होता है कि अगर तुम्हारा मतलब जो भी गुड्स उनके पास है, अगर उनका क्लैरिटी नहीं होता है तो उसको वो रिटर्न करेगा, लियन है उसका, ठीक है। बट नो अदर पर्सन हैव राइट टू रिटर्न एज अ सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंस गुड्स बिल्ड टू देम अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बातें हैं तो हो सकता है, बट अगर बैंक के केस में, फैक्टर के केस में, वेरिफिकर के केस में, लॉ के केस में, पॉलिसी पेपर के केस में कॉन्ट्रैक्ट ना भी होगा तो भी उनके पास राइट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपने बोला ना, फॉर एग्जांपल बैंकर एंजॉयज द राइट ऑफ जनरल लियन ऑन कैश, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद हिम फॉर एनी अमाउंट ड्यू टू हिम। ठीक है, तो बैंक इसके लियन लगा सकता है। A borrow 500 from bank without security and subsequently again borrow another 1000 but with security of say certain jewelry। मतलब कोई ज्वेलरी जमा बैंक के पास जमा करके 1000 टका लोन लिया। In this illustration even where A has written 1000, जो सेकंड लोन है
वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, वो रिटर्न कर दिया, द बैंकर कैन रिटर्न द ज्वेलरी गिवन एज सिक्योरिटी टू द सेकंड लोन टुवर्ड्स द फर्स्ट लोन व्हिच इज येट टू बी रिपेड। मतलब केस देखो कैसे घुमा हुआ है। पहला 500 का जो लोन है उसमें सिक्योरिटी बैंक ने नहीं लिया था, पर सेकंड में जो 1000 का लोन है उसमें सिक्योरिटी लिया था। बंदे ने सिक्योरिटी के बदले 1000 का लोन रिपे कर दिया उसका ज्वेलरी को छुड़वाने के लिए, लेकिन अब बैंक बोल रहा है कि तुम्हारा 500 भी बाकी है, जब तक नहीं दोगे ये ज्वेलरी नहीं देंगे। नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बोका बोका बात ही हो गया ना सर। बैंक तो छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान तक ये काम नहीं करेगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, खुला बैंक के थोड़ा बिल्कुल नेसेसरी है गेट खोल, चाबी देने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल। ठीक है, खुला रहना, अभी आएगा। फिर आगे देख क्या कहता है, अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन, ठीक है, अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन द गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड but can only be written for dues. The right of general lien, the goods cannot be sold but can only be written for dues. The right of lien can be waived through a contract. Lien को contract के through से waive किया जा सकता है। और पहला बात क्या कर रहे हैं, आया आया लगी 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 तो खुद की लगी। ক্লাসটা করাচ্ছি দেরি করে হ্যাঁ আবার কথা বলছি। तो बेसिकली अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन द गुड्स का, मैं तेरे को थोड़ा सा बोल देता हूँ उसमें क्या चल रहा है। तुम लोग का एक लॉ का कॉन्सेप्ट है, कंपनी लॉ के साथ साथ अदर लॉ का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो अदर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस पार्ट है। तो एडवांस पार्ट में एक टॉपिक है, क्या टॉपिक का नाम है, बेलमेंट एंड प्लेज, ठीक है। तो बेलमेंट क्या है और प्लेज क्या है, तो बेलमेंट के बारे में कल का क्लास हुआ था, ठीक है। आज प्लेज के बारे में बात करेंगे। तो वही में प्लेज बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ, बेलमेंट का ये कॉन्सेप्ट है जिसको फाइंडर ऑफ द गुड्स का केस बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं धीरे धीरे प्लेज में जाऊंगा। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ लियन बता रहा हूँ, लियन मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार आ जाए, ठीक है। अब देख तो आगे आके समझ में आ जाएगा। तो अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन द गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन फॉर ड्यूज। जैसे अभी बैंक के केस में क्या हुआ था, बैंक ने 500 का जो ड्यू उसका रह गया था, उसके लिए बैंक ने क्या बोला कि जब तक तुम्हारा 500 नहीं मिलेगा तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए रिटर्न कर दिया। सेकेंड केस में क्या बोलते हैं, राइट ऑफ लियन कैन बी वेव्ड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके साथ अगर हाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर हो तो हो सकता है कि लियन छुड़वा सकता है, बट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लियन। एक तो मतलब डिफरेंस बिटवीन बेलीज जनरल एंड पर्टिकुलरली, मतलब एक होता है जनरल टाइप ऑफ लियन और एक होता है पर्टिकुलर टाइप। अब जनरल लियन क्या है और पर्टिकुलर लियन क्या है, जैसे इसके लिए दो सेक्शन है। एक सेक्शन 171 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक है 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कन्फर दी, जैसे 71 क्या कहता है, कन्फर दी बेली, कन्फर मतलब कंफर्म, ठीक है, कन्फर ऑन बेली द राइट ऑफ जनरल लियन।
और सेक्शन 170 confers the bailey the right of particular lien. अब what about particular lien and what about general lien? समझा दो. General lien alludes to the right to keep possession of goods belonging to other against general balance of account. और सेकंड केस में बोल रहे हैं particular lien implies a right of the bailey to retain specific goods paid for non-payment of account. What is the matter? इसके लिए चलो बैंक का ही एग्जांपल यूज कर लेते. जैसे बैंक अगर किसी का पैसा किसी को लोन दिया, अब बंदा लोन रिपे नहीं कर रहा, तो अगर लोन रिपे नहीं कर रहा है, अगर वो जनरल लियन है से फॉर एग्जांपल, तो लोन रिपे नहीं कर रहा है, जनरल लियन है, तो मान लो बैंक के पास उसका कोई एफडी है, बैंक के पास उसका कोई सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, तो बैंक का जो ड्यू डेट था निकल गया, बैंक उसको नोटिस दिया, वो सुन नहीं रहा है, बैंक समय देता है, अचानक से नहीं करता, लेकिन अब इसके बाद बैंक बोलेगा तब भी तुम्हारा जो जनरल बैलेंस है हमारे पास उसको रोक देंगे. इसमें तो कोई पर्टिकुलर नहीं था, बैंक के पास तुम्हारा जो कुछ भी रहेगा बैंक उसी से करेगा. ऐसा एक केस मेरे एक रिलेटिव्स के केस में हुआ था, उसका बैंक के पास लोन बाकी था, अब बंदा लोन रिपे नहीं कर, तो बैंक बोले जा रहे 6 महीना 1 साल हो गया, अगला कुछ कर नहीं रहा है. अब बैंक के पास उसका एक एफडी था, ठीक है, अब बैंक क्या करे, एफडी काट के लोन अकाउंट में डाल. हाँ, पहले एक नोटिस दिया, फिर वो जाके हाँ ब्लॉक कर देगा उसको, पहले नोटिस देगा, नोटिस पीरियड में भी अगर तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, फिर बैंक क्या करेगा, तुम्हारे एफडी अकाउंट से पैसा लेके लोन अकाउंट में डाल देंगे. तो ये हो गया जनरल टाइप ऑफ लियन, कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं था इसमें. और पर्टिकुलर एसेट में स्पेसिफिक गुड्स हो सकता है, तुम्हारा कुछ गिरवी है, जैसे हमारे अभी अभी जो एग्जांपल देखा हम लोग, ज्वेलरी गिरवी था उसके पास, बैंक के पास, कोई लैंड मॉर्गेज है, कोई लैंड प्रॉपर्टी का पेपर मॉर्गेज है, तो वो सब चीज क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक पर्पस में लियन जाएगा. पर्टिकुलर लियन, राइट ऑफ द बेली टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्लियर ना सर. General lien is not automatic but is recognized through an agreement. It is exercised by the bailey only by name. और particular lien automatic है, मतलब सिंपल बात है, जनरल लियन के केस में तुमको पार्टी को बोलना पड़ रहा है कि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा ये वाला बैलेंस से काटेंगे, वो वाला, तो उसमें एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, तुम अगर इधर से नहीं कर रहे हो तो फिर उधर से करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तुम उसको एक एग्रीमेंट के अंदर लाओगे ना, तुम बिना एग्रीमेंट का तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से थोड़ी चलेगा. अब नॉर्मल केस में ज्यादातर आम आदमी को उतना नॉलेज नहीं है, उसको बैंक बोलता है, फिर वो पेपर में साइन करवा देता है, फिर काट लेता है, दैट्स डिफरेंट. लेकिन वो जो भी करेगा उसको लीगली करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी अपर लेवल में जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुमने इस बंदे से ये पैसा काटा, कहाँ से काटा, क्यों काटा, या तुमने इसको साइन करवाया, बिना साइन का तो होगा नहीं. ये भारत है, हमारे देश में क्रिमिनल को भी पता है कि उसने खून किया, फिर भी उसको भी बचाने के लिए लॉयर दिया जाता है. अरे बोलो कि तुम अपने कोशिश करो कि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाओ. अजमल कसाब को भी दिया गया था, जिन्होंने इतना लोगों को उड़ाया. ये इंडिया है. अब इसको कोई बोलेगा सर ये बेकार चीज है, बट ये चीज समझने के लिए उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. जब मैं बचपन में ये चीज सोचा था कि एक आतंकवादी को इतना समय देने का क्या है, उड़ा दो, फांसी देना है दे दो, रॉ का काम हो गया है अब मार दो. लेकिन इस केस में तो रॉ का काम होने के बाद भी उसको बचाया गया था. खबर पे खबर आ रहा है, 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 16 करोड़ का खर्चा हुआ था उसको जिंदा रखने के लिए. लेकिन सर भारत का न्याय सिस्टम दुनिया का इतना क्षमाशील न्याय सिस्टम है जो दुनिया में आज के डेट में कोई भी कंट्री नहीं है. और ये अजमल कसाब से जो इतना सारा इंफॉर्मेशन निकाला गया था, अगर ये दूसरा कंट्री होता ये छोटा सा चीज भी नहीं निकाल पाता. जस्ट बिकॉज ये भारत है, वो प्यार से निकाल दिया, सब कुछ बकबक कर दिया था. लेकिन अगर दूसरा कंट्री होता क्या करता, तो बोलता भाई मार, नहीं बोलेगा, गैस चैम्बर में डाल देगा,
अमेरिका वगैरह में क्या करता है, गैस चेम्बर में डाल देता है। दुबई में क्या करता है, सर तन से जुदा, है ना। लेकिन इंडिया में समय देखा। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा बात है, जनरल लियन है। हाँ देखो, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज है तो ये तो ऑटोमेटिक लियन है कि तुमने पेमेंट नहीं किया, तुम्हारे प्रॉपर्टी पे बैंक का अधिकार है। नटवर नकली। अच्छा, वो इसका मूवी बात है ना, नटवर लाल का। नहीं देखा है। अच्छा, तो हर चीज में वो डुप्लीकेसी करके प्रॉपर्टी को। अच्छा। ओह, अरे वाह, इसके ऊपर एक मूवी है ना, अमिताभ बच्चन का, मिस्टर नटवर। अच्छा, जनरल नियम आगे देख, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। तो लेबर और स्किल्स के बिना भी किसी भी गुड्स के अगेंस्ट पे इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। बट अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लियन है, it comes into play only when some labor or skill is involved has been expended on the goods resulting in increase the value of गुड्स का वैल्यू बढ़ जाता है, गुड्स पे कोई लेबर वगैरह दिया गया है, मतलब ये सिंपल बात, ये सब कैसे काम करेगा। से फॉर एग्जांपल, बैंक को छोड़ो, कोई दूसरा चीज ले लो। मानो तुमने, जैसे ज्वेलर के पास तुमने अपना डायमंड रिंग को बनाने के लिए दिया, अब ज्वेलर ने उसमें पॉलिश किया, जो भी करना है उसने किया, अब तुम पैसा नहीं दे रहे, तो उसका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रिटर्न करने का कोई अधिकार नहीं, मतलब अधिकार तो है रिटर्न करने का, बट सर्विस चार्ज दे दो पहले, है ना। तो इसीलिए बोल रहे, इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल्स इज इन्वॉल्वड, तभी वो पर्टिकुलर लियन हो सकता है। तभी तो वो अपने उस डायमंड रिंग को ही, जो तुमने दिया था ज्वेलर को, वो किसी भी चीज पे लियन नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर पे जाके बोलेगा ये जगह मेरा है क्योंकि तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं बोल सकता। लेकिन तुमने जो उसको डायमंड रिंग या जो भी गोल्ड का चीज जो भी तुमने वैल्यूएबल देके रखा, वो उसको वापस नहीं करे जब तक तुम सर्विस चार्ज नहीं देते। अब कार पार्किंग में लेबर स्किल्स तो है सर, अगर तुम देखा जाए तो उसने जो तुम्हारा गाड़ी का देखभाल किया वो लेबर तो है ना, वो स्किल तो है ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि चोर से बचाएगा तुम्हारा गाड़ी, ठीक है, तो उसका लेबर एंड स्किल्स तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलते। तो पता है, हमारे देश में अभी भी ये चीज चालू नहीं हुआ, बट बोला मतलब ऐसा एक मतलब न्यू टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट शायद चालू करेगा अगला कुछ दिनों में, तुम देखना होगा। क्योंकि मैंने जब जब क्लास में किसी चीज में डिस्कशन किया, मैं देखा कि अगला 2 साल में वो चीज आया है। सीरियसली, ये मतलब कोई अहंकार से नहीं बोल, मतलब ये एक एक्सपीरियंस है। मैं जो चीज क्लास में डिस्कस किया, जैसे मैं तुम लोगों को उस दिन क्लास में ईडीएक्स के ऊपर बताता ना, बहुत बार तुम आज से क्या, मैं 2014 से बता रहा हूँ स्टूडेंट को कि सिमिलर प्रोग्राम है, तुम लोग जो फाइनेंस पढ़ रहे हो इसके ऊपर आईआईएम बैंगलोर का कोर्स है, तुम लोग ईडीएक्स से कर लो, सेम चीजें हैं। वहां पर उसका प्रोफेसर जो भी बकबक करेगा सुन लो, समझ में आए ना आए, लेकिन उसका जो भी नोट्स है तुमको ऐसे ही समझ में आएगा, क्योंकि तुम क्लास में जो सुनते हो सीए के लिए, सीएमए के लिए, दैट इज मोर देन एनफ। और तुमको बस एक्स्ट्रा एडिशन में तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो तुम लोग करके रखो। सर्टिफिकेट के लिए 5-7 हजार ले रहा है आईआईएम बैंगलोर, और अगर फ्री में करोगे तो भी ठीक है। कल देख रहा हूँ यूट्यूब में एक लड़की, ठीक है, उसने यूट्यूब में उसका ये बनाया, ठीक है, फ्री कोर्स फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर बोल के, उसका 4.5 लाख व्यूज हो गया 6 दिन में। अब बोली, मैम को मैं दिखाया, बोले क्या है, मैं देखना तू पहले क्या चल रहा है। चलिए, ये तो वही चीज है जो 10 साल से तू चिल्ला रहा है। हाँ, तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैं बोली वही तो चीज है। देखा, सीरियसली वो सिर्फ लिखा फ्री कोर्सेज फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर, ठीक है, 4.5 लाख व्यूज 6 दिन में। गजब बात है, मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूँ, शायद मिलियन मिलियन व्यूज हो जाता आज।
जो भी हो, जिसका किस्मत जिससे चमकेगा। मैं तो देख के यार, चलो यार, बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में 2015 में अर्ली बैचेस है, तब मेरा क्लासेस में जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं कोई स्टूडेंट था, पढ़ाई नहीं करता था, सारा दिन बाप का बहुत पैसा है, हाँ बाइक लेके घूमता रहता है। मैंने कितना 4-5 लोग था, मैंने तुम लोग और कितना फ्रेंड सर्कल में है, बोले सर हम लोग 10 जन हैं। मैंने तुम लोग एक काम करो ना, बाइक लेके सारा दिन घूमते रहते हो, बीच बीच में थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ये दे दो, पिकअप सर्विस दे दो। हाँ, तो बोलते हैं सर वो कैसे, मैंने कुछ नहीं, बाइक का कलर येलो कर दे, पीला कलर का कर दे, बस सामने। अरे ठीक है, नंबर प्लेट बाद में पकड़ा जाएगा, बाद में बोलेगा बेकार है कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी संभाल लेंगे। ठीक है, और सबका कोई ना कोई किसी ना किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ सबका हाथ है, क्योंकि सब बड़ा बाप का बेटा है। अरे तुम लोग करो ना, अभी परमिशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, बाद में तुम लोग ऐसे ही बस टैक्सी के सामने टैक्सी लिख देना, और पिकिंग आवर में जब ऑफिस टाइम होगा, तुम लोग वीआईपी के सामने या फिर जहां पर भी क्राउडेड प्लेस है तुम लोग जानते हो, वहां पर खड़ा हो जाना और पहुंचा दे। फिर अगर कोई पूछने आएगा लाइसेंस ये वो, तब तुम लोग जाना काउंसिल के पास या फिर कॉर्पोरेशन में कि हम लोग ऐसे स्टार्ट किए हैं, स्टार्टअप बन गए। तो सोच नहीं सकते, 1 साल नहीं गया, ओला, ओला नहीं, सबसे पहले ये न्यू टाउन में चालू हुआ। एक ओला उबर नहीं चालू नहीं किया, कोई दूसरा कंपनी है। हाँ? नहीं साइकिल नहीं, बाइक टैक्सी का ही एक कंपनी आया था, नाम भूल रहा हूँ। हाँ, रैपिडो, हाँ रैपिडो। रैपिडो नहीं, रैपिडो से पहले वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, तब शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करता था। हाँ ऐसा कुछ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ओपन किया गया न्यू टाउन के लिए, ओनली न्यू टाउन। ठीक है, फिर रैपिडो आया जो सर्विस बढ़ा, फिर धीरे धीरे तो अभी उबर बाइक ओला बाइक सब मिलना चालू हो गए। ये चीज मैंने देखा था चंडीगढ़ में, तभी मेरे दिमाग में ये चीज चला था कि चंडीगढ़ में अगर छोटा शहर है, हाँ? ठीक है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मैंने, हाँ मतलब मैं जब जब क्लास में कुछ बात किया, मैं देखा वो चीज। अभी पार्किंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोरिया में वो भी बहुत क्राउडेड है, बट नॉट लाइक इंडिया। हम लोग लेवल अप है। तो कोरिया में लोगों को पार्किंग स्पेस मिलता नहीं है, तो पार्किंग स्पेस मिलने के लिए जहां जहां पार्किंग प्लेस चाहिए होगा, कोई भी बिग सिटी जैसे कोलकाता में तुम कहीं जा रहे हो, सपोज तुम यहाँ से धर्मतला जा रहे हो, एस्प्लैनेड जा रहे हो, पर तुमको पता नहीं कि कहाँ पे पार्किंग प्लेस, तो पार्किंग प्लेस कहाँ है यू डोंट नो, या फिर तुम बाहर से आए हो तुमको पता नहीं गाड़ी कहाँ पार्क करना है। लेकिन वहां पर ना पैरासूट है, जहां जहां खाली रहेगा पैरासूट ऊपर उठ जाए, तुमको वहां पर दिखेगा पार्किंग बोल के बड़ा बड़ा करके पैरासूट में लिखा रहेगा। ठीक है, अगर मानो 10 पैरासूट है, मतलब 10 पार्किंग स्पेस खाली है। और इसके थ्रू से मतलब क्या बोलते हैं इसको, जैसे गूगल का जो मैप सिस्टम है, उसमें भी तुम पार्किंग स्लॉट कहाँ है उसका डायरेक्शन दिखा देगा, और तुम जब आसपास में पहुंच जाओगे तुमको दूर से ही नजर आएगा, क्योंकि वो काफी ऊंचाई में उसको उड़ाता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही गजब का बिजनेस मॉडल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो देखना कि हो जाएगा। हाँ, हाँ बैंगलोर में मुंबई में हो जाएगा, मॉडर्न पार्क। बट अभी मेन कोलकाता में जगह तो है नहीं। करेगा तो न्यू टाउन में कर सकता है, कोलकाता में अगर करेगा तो। बॉम्बे में भी, पुराने बॉम्बे में जगह कहाँ है, करेगा तो नवी मुंबई, बिदर, ये सब साइड में जहाँ कर सकते हैं। कोलकाता में कहाँ जगह है, कहीं पे रास्ता ही नहीं है कोलकाता। प्लेज, चलो आ जाओ। अब प्लेज के बारे में दो कॉन्सेप्ट था, बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट पढ़ा दिए, इतना देर से बेलमेंट का एक स्पेसिफिक पॉइंट में बात चल रहा था, फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं प्लेज पे। प्लेज का बताएंगे क्या, प्लेज के बारे में एक नॉर्मल बात बता देते हैं, फिर आगे लीगल बातें पढ़ते हैं। प्लेज कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेज का एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मुझे प्लेज के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मानो ये डोनर डोनी समझते हो ना, इसको प्लेज में बोलते हैं पॉनर पोनी। ठीक है, पॉनर
पौनी, ठीक है, पौनर पौनी। अब मानो कि कोई अपना शरीर तो त्याग सभी को ही करेगा, लेकिन एक दिन हम सबको ये शरीर को छोड़ के जाना है। लेकिन हमारी बॉडी का कुछ पार्ट्स हमारे मरने के बाद भी कुछ घंटों के लिए चलता रहता है, ठीक है, जैसे किडनी, ठीक है, हार्ट, आँख, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स काम पे आता है ना लोगों का। तो मानो तुम अपना बॉडी को अगर मेडिकल को प्लेज कर देते, तो अगर प्लेज करोगे तो क्या अभी तुमको उठा के लेके चला जाएगा? नहीं ना, तुम जिस दिन मरोगे तुम्हारे फैमिली मेंबर को भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं तो बवाल हो जाएगा। नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो तुम्हारे फैमिली मेंबर को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा बॉडी जो है वो तुम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो। एवरी ईयर एक देखना ऑर्गन डोनेशन डे बोल के डे सेलिब्रेट करता है ये हेल्थ सेक्टर से। तो उस दिन को बेसिकली प्लेजिंग डे के हिसाब से ही रखा जाता है। दे दिया, ध्यान कर दिया वैसे ही। तो मानो तुम अगर अपना जो भी करते हो तो अब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मनी बैग वगैरह में डिटेल्स रहेगा कि इसका बॉडी होगा ये समथिंग लाइक दैट। या फिर तुम्हारे घर वाला ही हॉस्पिटल को बता देगा, हॉस्पिटल वाले आएगा उसको तुरंत लेके जाएगा, तुम्हारा हार्ट वगैरह को खोलेगा, आँख को खोलेगा, फिर उसके जगह में डुप्लीकेट बिठा देगा एक ह्यूमैनिटीज के खातिर, फिर वो बॉडी तुम्हारे फैमिली को दे देगा। और उसके जो भी अंतिम संस्कार है आत्मा का जो भी है, पता नहीं सर, अब डिपेंड करता है ये कुछ क्योंकि ये प्लेज नॉर्मली डोनेट होता है, तो फैमिली ज्यादातर केस में कंपेंसेट इस तरह से नहीं होता कि तुम प्लेस करके रखो, ठीक है। अगर हॉस्पिटल की तरफ से कुछ रिवार्ड दिया जा रहा है वो हॉस्पिटल दे सकता है, ज्यादातर केस में प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल देता है, ठीक है। लेकिन अगर मानो कोई रिच फैमिली है तो उनको क्या चाहिए किसी का रिवार्ड का, है ना। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि हमको पैसा चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से कर सकते। तो देख लेते हैं सर, प्लेज देखो, ऑनर पॉनी डिफाइन का कहां पर किया गया, सेक्शन 172 पे। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पॉनर, जो बेलर है उसको पॉनर बोल देंगे। बेलर मतलब कौन, जो अपना गुड्स किसी और को देगा, डिलीवर करेगा। बेली कौन, जो किसी दूसरे का गुड्स को मेंटेन करे, केयर करे। तो इस केस में जो बेलर है वो पॉनर है, जो अपना गुड्स किसी और को दे रहा है, ठीक है। और बेली मतलब पॉनी, बस नाम बदल रहा है, कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ पर डेब्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फाइनेंस में यूज होता है। जैसे ऑर्गन का जो प्लेस मैं आपको बता रहा था वो भी प्लेस है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। बट हम लोग यहाँ पर कॉमर्स में या फाइनेंस लेवल में उस केस को थोड़ी ना समझेंगे, हम लोग यहाँ पर डेट, लोन, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो प्लेज इज अ वैरायटी और स्पेसिस ऑफ बेलमेंट। तो प्लेज और कुछ भी नहीं, बेलमेंट का ही एक वैरायटी, ठीक है। इट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। The person who pledges or bails is known as pledger or pawner. The person to whom the goods are delivered is known as pledgee or pawnee. मतलब बात क्या हुआ, जो प्लेजर है वही पॉनर है, जो प्लेजी है वही पॉनी है, या फिर जो पॉनर है वही बेलर है, और जो पॉनी है वही बेली, ठीक है। तो जैसे भगवान का कितना सारा नाम है ना, जो महान है वही शंकर, है ना, जो भोले, हाँ, वही जटेश्वर, है ना। जैसे माता का भी कितना सारा नाम है, जो ही दुर्गा वही पार्वती वही काली, हाँ। लेकिन सर नाम एक हो सकता है, सब कैरेक्टर अलग है, ठीक है, कैरेक्टर अलग है। जैसे सती रूप में माँ का इंसान का जन्म हुआ, वैसे ह्यूमन भी, लेकिन सती कौन था, दुर्गा शिव जी का आधा हिस्सा, आदि शक्ति। तो हमारे एज पर आवर हिंदू कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि ये पूरा सृष्टि जो है, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, एक मेल और एक फीमेल वही तो क्रिएटर बनता है। वैसा ही इस पूरा यूनिवर्स को भी क्रिएट करने के लिए एक मेल पावर एक फीमेल पावर तो चाहिए।
इसमें साइंस भी एग्री किया है। अब हम लोग उसका एक इमेज बनाया है, अब वो इमेज हो भी सकता है ना भी हो सकता है, उसमें डिबेट हो सकता है। लेकिन ये बात आज से कम 7,000 8,000 10,000 साल पहले हमारे देश में इस मेल और फीमेल पावर को समझा गया, जिसको हम लोगों ने आदि शक्ति और शिव शक्ति इस कॉन्सेप्ट में बांध गए। मेल फीमेल पावर शुड बी देयर फॉर दिस मतलब क्रिएशन, है ना। तो सती का जन्म हुआ था ह्यूमन के हिसाब से, लेकिन सती कौन था? शिव जी का आधा हिस्सा था, जिसको आदि शक्ति के रूप में जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, बंगाल, आसाम, बांग्लादेश का एरिया, ये सब एरिया में माता का बहुत ज्यादा मान्यता है। जैसे आसाम में माता का जो मंदिर है कामाख्या टेम्पल, सुने होंगे तुम लोग, ठीक है ठीक है। तो इधर जैसे हमारे यहाँ पे तारापीठ, काली जी का पूजा देखना बंगाल में ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बिहार में एक कहावत है जानते हो, तो जय माँ काली कलकत्ता वाले। हाँ, ये देखो, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग ऐसे जय माँ काली बोलते, कुछ बात बात में बोलते हैं माँ काली दी। हाँ? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में बात बात में बोलते हैं जय माँ काली कलकत्ता वाले, वो काली घाट के काली माँ के लिए बोलते हैं। तो इधर माँ का जो पूजा मतलब पूजा है, ये बहुत पुराना है। भारत का एक एक हिस्से में एक एक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बस यही बोलने के लिए मैं आपको समझा रहा था कि जैसे भगवान का भी अलग अलग रूप का नाम है, वैसा ही यहाँ पर भी बेलर का, कभी बेलर पॉनर बन जाता है, कभी बेलर प्लेजर बन जाता है, वही कॉन्सेप्ट। तुम लोग एक दिन बोल रहे थे ना, वो कौन से क्लास में, अरे वो गारंटर और इसके वाला केस में, गारंटी और इंडेमनिटी वाला क्लास में, तो सेम ही लग रहा है ना। लेकिन फिर भी अलग निकला था ना, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कैरेक्टर होता है। So pledge is a variety of species of bailment. It is a bailment of goods, a security or payment of debt or performance of a promise. The person who pledge is known as pledger or pawner. The person to whom the goods are delivered is known as pledgee or pawnee. In pledge, there is no change in ownership of the property. Point to be noted. Huh? In pledge, there is no change in ownership of the property. Under exceptional circumstances, the pledge has a right to sell the property pledged. Example लेता हूँ. Section 172 to 182 of the Indian Contract Act 1872 deal with the contract of pledge. जैसे A lend money to B against the security of jewelry deposited by B with him. A ने B को लोन दिया, बदले में सिक्योरिटी क्या रखा? ज्वेलरी, जो किसके पास है? बी के पास है। द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग दी मनी। इसमें जो ज्वेलरी को प्लेज किया गया, ये बेसिकली पैसा देने का। अब आप बोलोगे सर ये तो मॉर्गेज ही होगा। हाँ सर, उसी को प्लेज बोलते, उसी को प्लेज बोलते। द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज एज अ सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग दी मनी। तो यहाँ पर बी क्या हो गया? जिसके पास, तो बी जो है, जिसने सिक्योरिटी को बेसिकली, किसने किसको पैसा दिया? ए लेंड्स मनी टू बी। तो ए बी को पैसा दिया, लेकिन बी अपना ज्वेलरी, सॉरी, ज्वेलरी किसका है? सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी। डिपॉजिटेड बाय, तो ज्वेलरी बी का नहीं है, ज्वेलरी तो ए का है। ए लेंड्स मनी टू बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी। बी पैसा दे रहा है, पर बदले में ए का ज्वेलरी वो तो रखा है। हाँ, मानो कि ए बी को अगर 1 लाख दे रहा है, अच्छा ए बी को पैसा दे रहा है, इसलिए बी उसके अगेंस्ट में ज्वेलरी रख रहा है ए के पास। बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विथ हिम। अच्छा, मतलब ए के पास। द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेस एज सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग द मनी। सो बी यहाँ पर हो गया पॉनर। हाँ, मतलब बी का ही सामान है ना, ज्वेलरी बी का ही है। सॉरी, मैं वही चीज को कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर। तो बी इज अ पॉनर और प्लेजर एंड ए इज द पॉनी और प्लेज। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का एसेंशियल्स क्या है? सिंस प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, therefore all the essentials of bailment are also the essential of the pledge। मतलब सिंपल बात है,
हम लोग बेलमेंट में जो पढ़ लिए सर, बेलमेंट का क्लास देख लेना है, ठीक है मास्टर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग क्लास नहीं कर ज्वाइन कर पाते हैं, जैसे तुम और भी है बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन सब, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रिकॉर्ड में रखता हूँ, तो आप लोग जरूर एक बार, ये आई थिंक 4th क्लास है ना सर, हाँ जरूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली क्या मतलब निकला, बेलमेंट का जो कैरेक्टर है, बेलर बेली कॉन्सेप्ट में जो भी कैरेक्टर फॉलो होता है वो सारा कैरेक्टर प्लेजर प्लेजी कॉन्सेप्ट में भी फॉलो होता है, भले ही नाम क्यों ना बदल जाए, डजंट मैटर, ठीक है। So since pledge is a special kind of bailment, therefore all the essential of bailment are also the essential of pledge. Apart from that, the other essentials of the pledge are, लेकिन और भी कुछ स्पेशल बातें इस पे जोड़ा जाता है, जैसे क्या, there shall be a bailment for security against payment or performance of the promise. The subject matter of pledge is goods. Goods pledge for shall be exist मतलब जो goods को pledge किया जाएगा वो वास्तव में होना चाहिए, shall be in existence, and there shall be the delivery of goods from pledger to pledge, और goods का delivery होना जरूरी है। मतलब जैसे कि ज्वेलरी ए के पास पहुंचना जरूरी है। जैसे बैंक वगैरह के केस में अगर एग्जांपल देता हूँ, बैंक कई बार हमारा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमें लोन देता है, बट क्या बैंक के पास हम जमीन लेके पहुंचा देते हैं? रिसेंटली ऐसा केस हुआ है पता है, किसी का घर रेल के जमीन में गिर गया है, बंगाल का एक केस है। हाँ, किसी का घर रेल के जमीन में गिर गया है, तो रेलवे उसको बोला कि जमीन हटा लो, तो कुछ जमीन हटा लो, नहीं सिर्फ घर हटा लो, तो अब घर को तोड़ेगा क्या? तो उसने कहीं से केरला में ऐसा एक केस हुआ था कि उसमें घर को नीचे से उठा के हटाया गया। मजाक नहीं कर रहे, यूट्यूब में देखना तुम। हाँ, दूसरे की जमीन पे नहीं, उसी का जगह है, वो रेल के जगह पे ले लिया था, तो उसमें कुछ ऐसे 10-15 फुट का एरिया रेल के जगह में चला गया। अभी उसको वो 50 फीट दूर में लेके जाए, उसका ही जमीन है, ठीक है, तो वो रेल के जमीन के नीचे से उसको खोदा, पूरा घर समेत उसको उठा के नीचे दे रहा है, बीम बीम वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ लेके। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, बट कर रहा है, कैसे करेगा पता नहीं। मैं तो देख के ताजुब हो गया, ये मतलब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, पता नहीं। फॉरेन में होता है मैंने सुना, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास बड़ा बड़ा बहुत सारा मशीनें हैं। ऐसा केस केरला में एक हुआ है, मैं सुन रहा था, तो ये सेकंड ट्राई है। तो जो भी कहने का मतलब ये था कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना जरूरी है प्लेज के केस में, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स होना चाहिए। आजकल बुलडोजर बंगाल में भी चल रहा है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर बोल के एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है, जो आर्कियोलॉजिकल वालों के जगह है ज्यादातर केस में। तो वहां पर किसी ने, टूरिस्ट जाते हैं, एक लॉज बना दिया, जो जगह बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। अब बहुत दिनों से बोल रहा था वो लोगों का बाहुबली, समझ रहे हैं ना, अब बना दिया लॉज बहुत बड़ा, कम से कम इधर से यहाँ से वो वाला बिल्डिंग बना है, इतना बड़ा टाना लॉज बना दिया, ठीक है। अब अब करेंटली वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में बहुत सारा चल रहा है ना, मुश्किल, ठीक है। अभी सुधर गया, अब किसी का नहीं सुना, बुलडोजर चला दिया। कल मैं मैम को बोल रहा हूँ, तो फिर मैम बोल रहे कि इसके क्या पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल लीडर के अंदर क्या योगी का भूत घुस गया। मैं बोला वही होगा, नहीं तो बंगाल में बुलडोजर कॉन्सेप्ट तो दिखता नहीं। हम लोग यहाँ पर सबको एकदम, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, हंसी मजाक तो चल रहा है, ठीक है सर, लेकिन इस बीच में पढ़ते रहो। राइट्स ऑफ पॉनी कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। राइट्स टू रिटेन द रिप्लेस्ड गुड्स। पॉनी का क्या, पॉनी पॉनी या प्लेजी मतलब तुम इसको ना बेली समझ लो, समझने में आसानी होगा। बेली मतलब जो गुड्स को रखा है अपने पास, ठीक है। राइट्स ऑफ पॉनी कैन बी क्लासिफाइड, 173 बोलता है, द पॉनी में रिटेन द गुड्स pledged not only for payment of the debt or performance of the promise but for the interest of the debt also। मतलब सिर्फ लोन रिपे करने से नहीं होगा, लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कई खबर बैंक बोलते हैं कि लोन लोन पे कर दो, इंटरेस्ट बाद में देना, या फिर ऐसे बोलते हैं, ज्यादातर केस में बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट दे दो, प्रिंसिपल बाद में दे।
कई बार बैंक बोलता है जब बहुत मुश्किल बढ़ जाता है तो बैंक को ना किसी भी तरह से अपना अकाउंट्स में इंटरेस्ट कलेक्शन दिखाने का जल्दी होता है, ठीक है, टाइमली होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने अपर लेवल को दिखाना पड़ता है। तो बैंक कई बार अपने जो जिनको वो लोन दिया है उसको बोलता है कि ठीक है, आपको एक कंसिडरेशन दिया जा सकता है, आपका जो इंटरेस्ट ड्यू है आप उसे क्लियर करो, प्रिंसिपल आप 1 साल बाद दे दीजिएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखो कि प्लेज के केस में क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ लोन का अमाउंट देने से नहीं चलेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब तक नहीं दोगे तब तक उस पर पहली का पूरा हक, किस पे, जैसे कि यहाँ पर जो ज्वेलरी प्लेज किया था, and all necessary expenses incurred by him in respect of possessions for the preservation of the goods pledged. जैसे एग्जाम्पल देखो, where in pledges stock of goods for certain loan, मानो कि तुम्हारे दुकान में कुछ स्टॉक, मानो क्या चेयर, मानो हम लोग चेयर का धंधा करते हैं, चेयर टेबल, ठीक है, अब चेयर जो है ये मानो मेरा स्टॉक, ठीक है, अब मैंने अपना चेयर को दिखा के, स्टॉक दिखा के बैंक से लोन लिया, तो जब एम प्लेज किया स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर सर्टेन लोन फ्रॉम अ बैंक, द बैंक हैज अ राइट टू रिटेन द स्टॉक नॉट ओनली फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द लोन बट आल्सो फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? सोना ही कहीं खो गया, तो यहाँ था ही नहीं। शरीर है पर मन नहीं है। आवाज दो हमको, हम खो गए। मतलब सिंपल बात है कि इस पर्टिकुलर जो भी शेयर्स वगैरह हैं, इससे लोन का अमाउंट भी लिया जाएगा और इंटरेस्ट का वैल्यू को भी लिया जाएगा, तभी जाके ये प्लेज कंप्लीट होगा। मतलब ये अधिकार है कि इसको बेच के उतना पैसा होना चाहिए, इसमें लोन का अमाउंट भी रिकवर हो, इंटरेस्ट का अमाउंट भी रिकवर हो। वही बात कहना चाहिए, राइट टू रिटेन। सर जो लोन देता है ना वो वैल्यूएशन करके ही देता है, कोई माथा मोटा थोड़ी ना होगा। और आपको एक चीज बता दो, जब कोई लोन देता है तो मार्जिन रख के लोन देता है। मानो जब बैंक का बात करते हैं, लोन ज्यादातर केस में बैंक देते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल को देता है उसे भी सेम चीज देखना चाहिए। जैसे बैंक के केस में बैंक 75% 80% छोड़ के देता है। मतलब मानो तुम बोलोगे कि मेरा ये घर का वैल्यू है 1 करोड़, तो बैंक बोलेगा इसका वैल्यू है हमारे हिसाब से 80 लाख। फिर वो भी वैल्यू करेगा, मार्केट वैल्यू ही करेगा, सरकारी वैल्यू वो भी करेगा। तुम 1 करोड़ बोलोगे तो वो तुमको 80 लाख देगा। तो तुम बोलोगे हमको 1 करोड़ का लोन दो क्योंकि मेरा घर का वैल्यूएशन 1 करोड़ है, तो तुमको 1 करोड़ का लोन नहीं, 70 to 80% दे। अगर बहुत रिस्की बैंक है, मतलब बहुत ज्यादा, एनबीएफसी है, अभी अभी मार्केट में आया है, ठीक है, अभी अभी मार्केट में आया है, मार्केट को कवर करना चाहता है, चलो ठीक है हम 85% दे, करता है, ठीक है। ऐसे एक कंपनी है रिलायंस का जमाई का, पिरामल फाइनेंस का, मुकेश अंबानी का जमाई है, ठीक है, पिरामल का, आई थिंक दिल्ली में है इन लोगों का बिजनेस। तो ये पिरामल फाइनेंस आजकल सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड है, जो बैंक के पास नहीं, इनको नहीं मिल रहा है तो पिरामल के पास है। होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनाने का लोन, जो भी काम है, इंटरेस्ट बहुत हाई है। जहाँ नॉर्मल चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस, कोलकाता मार्केट में मैं सुन रहा था कि चोला फाइनेंस तो बहुत फेमस है, साउथ का बहुत बड़ा कंपनी है, चोला मंडलम, पूरा नाम है चोला मंडलम, ठीक है। तो ये लोग बहुत हाई रिस्क में लोन देते हैं क्योंकि मार्केट कवर कर रहा है। ट्रेडिशनल बैंक उतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। एनबीएफसी को आरबीआई की तरफ से थोड़ा छूट देकर रखा, चलो ठीक है आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एनबीएफसी जो होते हैं वो अपने पैसे से बिजनेस करते हैं। ये फर्क है ना, बैंक पब्लिक के पैसे से बिजनेस करो, बैंक का अपना कुछ नहीं। हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब बैंक को पैसा मिलता है, उसमें बैंक बिजनेस चलाता है। लेकिन एनबीएफसी ऐसे थोड़ी ना चलता, एनबीएफसी तो एफडी रख सकता है, लेकिन कितना लोग एनबीएफसी में एफडी करते हैं, सेविंग्स तो वो कर नहीं सकते। कभी सुने हो क्या चोलामंडलम में सेविंग्स अकाउंट खोल लिया? नहीं, आजकल थोड़ा बहुत किसी किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक को मौका मिल रहा है जिनको
बैंक ने माइक्रो स्मॉल बैंकिंग सिस्टम में डाला है। बंधन तेरा जो है उज्जीवन फाइनेंस बड़ा प्यार करता है, इसको बहुत प्यार है, इतना लगाव तो मतलब कोई अपनी बीवी से भी नहीं करेगा, इसको उज्जीवन से इतना प्यार है क्योंकि सेविंग्स में 7% है। खोल ले सीरियस, सेविंग्स में 7% है, खोल ले, सच में खोल लेना चाहिए। इसको बहुत मोहब्बत है। नहीं पैसा पैसा सेफ है, पैसा मारेगा। Right to retention of subsequent debt, section 174. The pawnee can retain the goods placed for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but he can exercise his right only when there is a contract to this effect. That is, the right to retain goods for subsequent debts can be exercised only when it has been provided for in a contract to this effect. मतलब right to retention of subsequent debts, मतलब pawnee के पास ये केस हम लोग अभी कुछ दिन पहले इसी का एक केस बोल रहे थे, ज्वेलरी के केस में एक 500 का लोन दिया था, फिर 1000 का लोन सिक्योर्ड किया था। 1000 का लोन का जो था वो सिक्योर्ड था, उसका पैसा इसने दे दिया, वो सोचा कि ज्वेलरी ले लेंगे, लेकिन बैंक बोल रहे कि नहीं, हम 500 का भी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ज्वेलरी नहीं छोड़े। लेकिन इसमें ये सब्सिक्वेंट नहीं था, वो तो प्रीवियस। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट टू डिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। मानो कि तुमने कहीं से लोन लिया, किसी से अपना प्रॉपर्टी को प्लेज किया, ठीक है। अब पहले लोन का जो है वो तुमने कुछ उधार दिया, लेकिन उस लोन के साथ साथ तुम्हारा एक सब्सिक्वेंट लोन भी तुमने लिया। ऐसे आजकल होता है, कैसे होता है मैं समझाता हूँ। ऐसे मानो तुमने घर बनाने के लिए लोन लिया, सिंपल है। अब मानो तुमने घर बनाने के लिए 30 लाख का लोन लिया, तुमने 2-3 साल अच्छा लोन चलाया, लोन तुम्हारा चल रहा है क्योंकि तुम अच्छा लोन रिपे कर रहे हो। अब बैंक तुम्हारे सामने फिर से एक ऑफर दे कि आप एक काम करो, या फिर तुमको ही लगा कि घर तो बना लिए, अब थोड़ा सा फार्निश्ड करना है, थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, करते हैं ना लोग, ठीक है। अब उसके लिए भी 4-5 लाख चाहिए कम से कम, है ना। अब 4-5 लाख कहाँ से लाएंगे? अच्छा चलो टॉप अप भर, दिस इज कॉल्ड टॉप अप, यस, ठीक है। तो जैसे हम लोग मोबाइल में टॉप अप भरते हैं, वैसे बैंक में टॉप अप लोन देता है। अब इसको भी सब्सिक्वेंट लोन बोलेंगे ना, तो उस लोन के लिए भी प्लेजी जो है, बेली जो है, वो एसेट को अपने पास रिटर्न कर सकता है, वही बात करें। तो राइट रिटेंशन ऑफ पैसा कैसे, हाँ उससे बोलता है इतना अमाउंट का कितना कर दे। हाँ मतलब वो वही तो मैं आपको बोला, अगर आप रेगुलर बेसिस में अपना पुराना लोन जो चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ अभी तक, उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज करो तो भी आपको टॉप अप देगा, नहीं तो क्यों देगा? बंदा पुराना लोन नहीं चुकता कर रहे, इसको टॉप अप थोड़ी ना देगा। The pawnee can retain the goods placed for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged. मतलब पहले जो हुआ था उसके अलावा दूसरे के लिए भी कर सकता है, but he can exercise this right only when there is a contract to this. But तभी प्लेजी या बेली वो कर सकता है जब उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपका जो पुराना एसेट मेरे पास प्लेस है, मैं उस पर भी अधिकार जताऊंगा सब्सिक्वेंट के लिए भी। तो कॉन्ट्रैक्ट बताना पड़ेगा, बिना बता के कुछ बिना सिक्योर्ड जो बोल अरे बोल सिक्योर्ड जो ने नियम करके 1 लाख का बाद में गया 1 लाख और बात तो सिक्योर्ड अब मैं 1 लाख पेमेंट कर देता हूं, मैं सिक्योर्ड होते अपने एसेट क्लीन कर देना, नहीं रिलीज नहीं करेगा, नहीं करेगा ऐसे। हाँ सिक्योर्ड लोन का फाइल देख, वही चीज है, वही बात है कि कुछ चीजें, जैसे ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े थे। जैसे पहले वाला जो केस पढ़ा था हम लोगों ने, इससे कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे कि उसका पहले वाला लोन अनसिक्योर्ड था, सेकंड वाला लोन सिक्योर्ड था। बंदा सेकंड वाला लोन रिपे कर दिया और अपना एसेट को छुड़वा लिया, लेने का बात कर रहे, लेकिन बैंक बोल रहे जब तक तुम्हारा पुराना वाला लोन चुकता नहीं करोगे तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, बैंक के पास ये राइट है, मतलब नॉट जस्ट बैंक, बस वो बोलना चाहता हूँ कि बेलर के पास, सॉरी बेली के पास ये राइट आ जाता है, क्योंकि इसका सिंपल कारण है कि बेलर बेली कॉन्सेप्ट में ये सिंपल रिटेंशन कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप
अब आप बोलोगे नहीं वो तो सिक्योर्ड था, एक तो अनसिक्योर्ड था, आप ऐसा बोलोगे लेकिन एज ए बेली, एज ए बेलर आपको भी तो आपका काम कंप्लीट करना चाहिए ना, क्योंकि बेलर का ये अधिकार मतलब ड्यूटी है कि वो अपना चीज को सर्विस चार्ज देके, जो कंसिडरेशन वाला फ्री वाला कॉन्सेप्ट अलग है, जो कंसिडरेशन आप अपना पैसा चुकता करो और अपना चीज छुड़वाओ टाइम पे, ये आपका ड्यूटी है। तो जब आप कोर्ट में जाओगे आप बोलोगे नहीं अनसिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड था तो क्या तुम्हारा लोन बेकार का? लोन तो लोन है। अब जैसे तू बोल रहा था कि एक ही साथ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहला बात है देता नहीं, अगर प्रैक्टिकल में बोलो नहीं देगा। अनसिक्योर्ड किन के लिए जानते हो? जिनको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जिनका कुछ नहीं है, उनसे क्या सिक्योरिटी मांग, तो सरकार अपना सब्सिडी के थ्रू से बैंक को गारंटी देता है। सरकार बोलता है कि 5 लाख करोड़ का हम सब्सिडी रख रहे हैं, आप लोन लो। एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड होता है, बट एजुकेशन में बेसिकली ऐसा कंडीशन होता है कि सिर्फ तुमको देख के एजुकेशन लोन नहीं दे, तुम्हारे माता पिता को देख के तुमको एजुकेशन लोन दे। तुम ऐसे मांगने जाओ देखो, और क्या पढ़ाई है कहाँ पढ़ रहे हो इस पे भी डिपेंड हो। सीए पढ़ने के लिए ज्यादातर केस में एजुकेशन लोन नहीं मिलता, नहीं दे। लेकिन अगर तुम इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, एमबीए वगैरह कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तुमको लोन मिलेगा। इसके पीछे रीजन, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटी काम करता है। मैं समझा देता हूँ। मानो तुम सॉल्ट लेक में कोई अच्छा सा कॉलेज में एमबीए के लिए अप्लाई किया, तुमको एमबीए का चांस भी मिल गया, मिल जाता है सबको ऐसे ही, ठीक है, आईआईएम वगैरह को छोड़ के। तो अब ये कॉलेज वगैरह ये आपको ना एक प्लेसमेंट का एक आपको एक प्रॉमिस कर, ठीक है। अब ये चीज बैंक को भी पता, क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड करेगा उसको पता होगा ना कि कौन सा कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कॉलेज क्या करता है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इसका बैंक को भी नॉलेज है। अब मानो तुमको पढ़ाई का खर्चा है 5 लाख या 8 लाख, अब तुमको 8 लाख का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। अब इस पर भी एक कंडीशन रहता है कि एजुकेशन लोन मतलब तुम्हारा जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद 1 ईयर का एक टाइम पीरियड है, 1 ईयर तक तुमको कुछ नहीं बोले, एक नॉर्मल बताओ, किसी किसी केस में 6 महीना भी हो सकता है। वो तुमको यही बोलेगा कि एजुकेशन कंप्लीट होने के 1 साल का गैप रहेगा, उसके बाद ही तुम्हारा लोन चालू होगा। अब उस 1 साल इसीलिए दिया है कि तुमको किसी भी तरह से जॉब तो करना। अब बैंक को ये चीज पता है कि जो बंदा 5 लाख 7 लाख खर्चा करके लोन लेके एमबीए करने जा रहा है, वो कुछ तो कर ले, मतलब कुछ तो करेगा। मतलब हो सकता है कि एमबीए इन फाइनेंस किया, बट एमबीए इन फाइनेंस का काम नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मार्केटिंग में ही घुस जाएगा, ठीक है। नहीं, वो तो अलग चीज, वो अलग चीज, वो तो इंटरप्रिनेशियल। बट ये बंदा जॉब करे, ये जॉब करके मान की 20-25 हजार का जॉब मिला है, और बैंक का लोन का जो मंथली रीपे है वो 10 से 15 हजार का होता है, तो बैंक को पता है कि 25 हजार कमाएगा, 15 हजार हमको लेगा। क्योंकि उसको भी तो बार्डन है, वो भी तो अपने पापा का, जो लोग लोन लेके करेगा उसका पापा का पुश्तैनी होता तो वो थोड़ी ना लेता। बात को समझो, क्योंकि ये बंदा जो है ना वो बाई हुक और क्रूक करेगा, साइकोलॉजी काम करता है। बैंक मैनेजर लोग ऐसे ही मैनेजर नहीं बनता है। उसको पता है जो बंदा 5 लाख 7 लाख लेके पढ़ाई करेगा वो कैसे भी करके इनकम करेगा, उसके लिए उसको अगर चपलू से भी नहीं करना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो करेगा, और करके तो वो लोन चुकता करेगा। और साथ में पापा का भी क्या इनकम सोर्स है वो भी देखता है, देखता है पेरेंट्स का क्या पापा ऐसे सरकार बोल तो देता है, लेकिन पैसा क्या पेड़ पे सच में उगता है क्या? बंगाल सरकार क्रेडिट कार्ड दे रहा है एडुकेशन के लिए। मेरे को कितना स्टूडेंट बोलता है बंगाल का कि सर आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्रेडिट कार्ड, ये एडुकेशन क्रेडिट कार्ड चलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ देखो पहला बात, मेरा जो फीस है उसके लिए क्रेडिट कार्ड का जरूरत है, ठीक है। मेरा जो लोग
उसमें भी किसी किसी केस में जो लोग पूरा अमाउंट पेमेंट करता है उसमें इंस्टॉलमेंट भी मिलता है, ठीक है। जो वन टाइम में देता है उनको मैं नहीं देता, वो अलग बात। लेकिन सच बोलूं तो आज के डेट में जो लोग मिनिमम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी कोई ऐसा है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट, मेरे पास अभी भी है ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका सच में आर्थिक कंडीशन उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जैसे पहले पहले ऐसे भी स्टूडेंट मैंने पढ़ाया कि अगर सीए का पढ़ाई जहाँ पर मंथली फीस मानो 3,000 का है, ठीक है, या 3,500 का है, उनसे मैं 1,000 लेता, मैं लेता था, फ्री में नहीं पढ़ाता। फ्री क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्री का कदर नहीं होता है, उसको भी वैल्यू पता होना चाहिए। वो बोलता है सर मैं काम करता हूँ ना, ठीक है काम करो, काम करके पेमेंट करो फ्री में, क्योंकि फ्री मैं फ्री करके देखा नहीं होता है। वो कुछ कदर ही नहीं करता, उसको क्या लगता है जानता है? नहीं, उसको लगता है, मैं जैसे जब मैंने ऐसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो गरीब बच्चे लोग होता था ना कि सर देखा मैं सच में गरीब है, लेकिन उसको लगता है कुछ दिन बाद अरे इसका सच में कुछ काम धंधा है नहीं, बैठे बैठे सिर्फ हम लोग का दिमाग खाने के लिए बैठ जाते हैं, या फिर मतलब कुछ भी अलग से ना सोचता रहता है। वो उसका कदर ही नहीं करता कि भाई ये बंदा हमको हेल्प कर रहा है, ये फीलिंग ही नहीं होता उसको। পুরো একদম বিজি আছে সেটা বুঝতে পারছি না কালকে বলবো মাইক্রো করতে টাকা দিচ্ছে না দুজন হয়ে যাচ্ছে আসল জিনিসটা বুঝতে পারবে गजब सोच होता है। फिर हम लोगों ने, मैंने मैम ने बोला कि ये फ्री बंद कर दो, मतलब 2-4 बच्चा जो भी ऐसा आता था बंद करो। फिर बाद में कोई कोई तो नाटक भी करता था, करोड़ों का घर बनाया है, आगे बोलता है 300 टका मंथली फीस नहीं दे सकते। बाद में अब मेरा सीनियर स्टूडेंट तो चारों तरफ फैला हुआ है ना, सबको सब पता चलता है, फिर आगे बोलता है सर, जो थोड़ा क्लोज है बोलता है कि सब पापा का इनकम जानते हैं, तो करोड़ों कमाते हैं। मैंने अच्छा, मेरे को तो बोला कि खाने का वो नहीं मिलता है। फिर मेरे को लगा कि अच्छा सच में ये न्यू टाउन में करोड़ों का फ्लैट है, इधर आके बोलते हैं कि 300 टका भी नहीं फीस दे सकते मंथली। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि ये सब खेल है, जो सिस्टम को लियन वन वाली लियन वही ना ठीक है, सब खेल है। इस लेवल से वाली अरे वो छोड़ो, मैं अपने नेटिव में सोचा था कि जो लोग वहाँ का जो ट्राइबल लोग है या जो भी है उनको फ्री में एडुकेशन देंगे। मतलब सच बोलूँ तो जब मैंने देना चालू किया, फिर उन लोगों को ये ही नहीं है, मतलब अंदर से कोई भूख ही नहीं है। না বেকার মাঝে আমরা বলছিলাম না हाँ तुम लोग भी तो कर रहे थे। তো নতুন বেকার একবার সাপোর্ট নাই আপনি कुछ नहीं होता, हाँ सिर्फ वो यूट्यूब में बताने के लिए ठीक। সত্যি স্যার এত সাপোর্ট আমি তো করছি বাচ্চাগুলো আসছে পুরো একদম স্ক্রিন লাগিয়ে বড় হচ্ছে গাছগুলো এলো ইউটিউবে ফেসবুক আমরা বই খাওয়াতে এগুলো করতে তাও ভালো হতো कोई कदर नहीं, मिनिमम कुछ नहीं तो मिनिमम चार्जेस रखो, या फिर जो तुम्हारा चार्जेस है वही रखो, जिसको करना होगा ना वो करे। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, मतलब ये हेल्प नहीं हो सकती। कौन इज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकम, ये चीज आप लोगों को कल ही बोल रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जैसे वो किसी का गाड़ी लेके भाड़ा लेके गया था, गाड़ी भाड़ा तो देना पड़ेगा। मतलब मानो तुम जैसे मानो इसका गाड़ी है, अंश ने भाड़ा लिया, ठीक है, स्नेहशीष का गाड़ी अंश ने भाड़ा लिया, तो जब तक अंश के पास स्नेहशीष का गाड़ी है, गाड़ी का बेलर कौन? बेलर कौन? बेलर स्नेहशीष है, अंश बेली है। जब तक गाड़ी उसके पास है उसका पूरा केयर टेकिंग वो करेगा, साथ में जो भी भाड़ा है वो भी पे करेगा, है ना। लेकिन अगर गाड़ी में इंजन खराब हो जाता है रास्ते में, उसका खर्चा भी अंश कर रहा है, तो तुमसे लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा, नहीं लेगा। तुम्हारा गाड़ी का इंजन खराब हुआ है, तो इंजन खराब का पैसा तुम्हारा पैसा है ना, तो वो अगर रास्ते में खराब होगा तो क्या तुमसे मांगने जाएगा 500 किलोमीटर दूर जाके? तो वो पहले अपने पॉकेट से करेगा क्योंकि उसको घर आना है ना। मानो 10,000 का खर्चा, 5,000 का खर्चा होगा, तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है। वही बात कर रहे हैं कि pawn is right to extraordinary expense incurred, section 175, ठीक है। The pawn is entitled to receive from the pawner extraordinary expense incurred by him for the preservation of the goods placed. For such expense, however, he does not have the right to retain the goods, but he can sue the pawner for such expense. Goods return नहीं कर सकता,
ये बात याद रखना सर, पॉनी जो है गुड्स रिटर्न नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए सू कर सकता है। अलग हो गया थोड़ा सा बात। मतलब सिंपल बात है, जो गाड़ी का केस हम लोगों ने बनाया था, इसमें पॉनर कौन था? पॉनी था हंस। तो मतलब पॉनी के पास गुड्स है, तो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को गुड्स मान लेते हैं। अब जब गाड़ी में एक्स्ट्रा खर्चा किया उसने 5,000 10,000 जो भी, इसका क्लेम कर सकता है उस चेसिस से, ऑनर से, लेकिन गाड़ी रिटर्न नहीं करता। इसी से पहले हम लोग जब ये कर रहे थे, लियन कर रहे थे, तब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वो गुड्स रख सकता है जब तक उसका सर्विस चार्ज नहीं मिल जाता। क्लेम भी कर सकता है पर केस नहीं कर सकता। क्लेम कर सकता है, केस तो नहीं कर सकता। इस केस इसको तो गाड़ी आते हैं। ये फर्क है। कौन इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, ठीक है, अगर पॉनर से गलती हुआ है तो पॉनी का राइट आ जाएगा उसमें। If the pawners makes default in payment of debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were placed, the pawnee has the following rights. क्या right है? The pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt. लोन नहीं दे रहे हो भाई, पेमेंट करो, पर प्रॉमिस जो भी प्रॉमिस हुआ था पूरा करो, एंड रिटर्न द गुड्स प्लेस एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, उसको रिटर्न कर सकता है। He may sell thing placed on giving the pawner reasonable notice of it. बेचने का भी बोल सकता है, नॉर्मली बेच नहीं सकता। बेलर बेली कॉन्सेप्ट में बेच सकता है क्या? नहीं, बट इस केस में बेच सकता है। तो भाई मेरा पैसा तो नहीं, तो तुम्हारा जो एसेट है उसको बेच के पैसा ले लो, रिटर्न कर सकता है। तो ये अलग बात होगी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला केस। ये तो पॉन इज राइट वेयर पॉनर मेक डिफॉल्ट, तो पॉनर अगर लोन नहीं रिपे कर रहा है तो पॉनी क्या बोलेगा कि भाई जो कोलेटरल है उसको तुम्हें रिटर्न करेगा, फिर नोटिस देगा, फिर भी अगर रिपे नहीं करेगा तो फिर बोलेगा हम बेच देंगे। हाँ, बैंक वाले केस में होता है। बैंक के केस में तो लंबा लंबा केस चलता है, 12 साल। मानो तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है, तुम बैंक के पास गिरवी रखे हो, लोन लिए हो, अब बैंक तुम लोन नहीं दे रहे हो, तो बैंक उसको अचानक से सेल नहीं कर सकता। नोटिस दे के भी बैंक के केस में 12 साल कम से कम रखना पड़ता है। 12 ईयर सब थोड़ा चेंजेस होता है, केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन बड़ा सड़ा केस होता है ना, कम से कम 10-12 साल उसको रखना पड़ता है। बैंक उसको मेंटेन करेगा, टाइम देगा और टाइम देगा। मतलब फ्लैट वगैरह के केस में थोड़ा जल्दी हो सकता है, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के केस, मान की तरह एक फैक्ट्री है, हाँ, बाद में कराता, मतलब टाइम लेता है, मतलब जो बहुत जल्दी में नहीं, फ्लैट वगैरह के केस में करता है। अगर नहीं कर पाओगे तो बैंक उठा के लेके जाएगा। पर जैसे मानो तुम्हारा एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बैंक को मॉर्गेज करके तुमने लोन उठा लिया, अब तुम लोन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो बैंक नोटिस पीरियड चलेगा 100, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर बैंक तुम्हारा प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले, कब्जा करके मानो उससे इनकम भी कर सकता है, लेकिन तुरंत बेचने के कगार में वो नहीं जाता है। मतलब नॉर्मल केस में देखा जाता है कि वो 10-12 साल कम से कम वेट करता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी पूरा ले ले। जैसे ये गंगा साइड, गंगा किनारे जितना भी जूट मिल्स है, बंगाल में बहुत जूट मिल हुआ करता है, अभी भी है। ये इसके घर के साइड साइड, इसका भी गंगा किनारे घर है, इसके घर के साइड साइड में चले जाओगे ना, नोईहाटी, फुल्लानी, हाँ, पूरा एकदम जूट मिल पूरा स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादातर खोज लेना तो ज्यादातर जूट मिल का लोन वगैरह बहुत सारा चलता है, और अगर कोई जूट मिल का लोन फेलियर है तो बैंक उसको ले लिया, और वहां पर चारों तरफ बैंक का तुमको ये दिखेगा मिलेगा, ठीक है, चारों तरफ का बैंक का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। बैंक अपना सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा के रखता है अंदर, ठीक है, उसको रेंट पे दे देता है। ऐसा ही है कि नोईहाटी में एक जूट मिल है गंगा किनारे, वहां पर वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो उसमें ऑडिट के लिए ज्यादा था, तो मैं सोचा कि ये, फिर बाद में पता चला ये तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो ये दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा एरिया है, पूरा जंगल बना हुआ है, जूट मिल बहुत बड़ा है। फिर पता चला चारों तरफ एसबीआई लिखा हुआ है, फिर देख रहे हो सिक्योरिटी गार्ड भी एसबीआई का टैग लगा के बैठा हुआ है। खेल क्या, फिर एक दिन ना पूछी थी, अंदर तो होता है ना खलबली, अरे तुम लोग क्या, तुम यहाँ पर क्या करते हो? बोलता है कि ये जो तुम आते हो ना ऑफिस में,
ये ऑफिस सरकार का नहीं है, ये बैंक ने रेंट पे देके रखा है। The rights of owner, as the bailor of goods, owner has all the rights of bailor. Along with that, also the right of redemption on the pledged goods, which is enumerated under section 177. Right to redeem. If a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the owner makes default in payment of debt or performance of the promise at the stipulated time, मतलब time पे अगर pay नहीं करता है, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of it. But he must, in that case, pay in addition any expense which have arisen from his default. मतलब वो धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट को रिडीम कर सकता है लेकिन अगर कोई उनके कारण कोई एक्स्ट्रा खर्चा बेली को होता है, वो खर्चा बेलर को देना पड़ेगा। ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ठीक है, सिमिलर बातें हैं। पॉनी हैज द फॉलोइंग ड्यूटीज, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेज गुड्स, ठीक है, जिस जो पॉनी होगा चाहे कोई भी हो, अगर तुमने किसी का गुड्स अपने पास प्लेस करके रखे हो, उसका पूरा केयर रखो, ध्यान रखो। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ प्लेज गुड्स, सिंपल बातें हैं। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेब्ट हैज बीन रिपेड, बोलने वाला चीज है ही नहीं है, मोरल है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद गुड्स प्लेज्ड, है ना। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स इफ एनी, मतलब रिटर्न कर, मतलब ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स इफ एनी, मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स के साथ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा तुमको जुड़ा है, अगर वो तुम्हारे ड्यूटी में लिखा हुआ है तो उसको ऐड करके तुम रिटर्न करो। ड्यूटीज ऑफ द पॉनर, पॉनर हैज द फॉलोइंग ड्यूटीज, ये इतने देर से पॉनी का ड्यूटी पड़ रहा है। पॉनर का ड्यूटी सिंपल बात है, लोन टाइम पे पे करे, प्रॉमिस को कंप्लीट करे। ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कंपेंसेट द पॉनी फॉर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स पॉन्ड, अगर पॉनी को कोई खर्चा हो जाता है, वो खर्चा पॉनर अपने पॉकेट से देगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा। ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट, जो गुड्स तुम प्लेस कर रहे हो उस गुड्स में अगर कोई भी फॉल्ट है तो बता दो। जैसे कल हम लोग बेलर बेली में पढ़ने थे, एक पगला घोड़ा दे दिया था किसी को, है ना, पगला घोड़ा दे दिया बेली को, अब बेली घोड़ा को संभालने जा रहा था और गिर के चोट लग गया, उसको गिर के चोट लग गया, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे केसेस में बेलर को ही खर्चा उठाना पड़ेगा अगर उसने बोला नहीं, हाँ वही चीज, ठीक है। जैसे बंगाली में हम लोग एक पढ़े होंगे, तेरे को पता होगा, पगला घोड़ा खेपे से बंदूक चढ़े मेरे से मेम खाए चा बिस्कुट यार बोले ना, यार नेम शायद 40 की है वाला और वो चाकू चुन पे बना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट, जो भी तुम रख रहे हो, क्योंकि जैसे मानो कि कोई किसी के घर में गैस सिलेंडर रख के चला गया, ठीक है, प्लेस करके सिलेंडर में लीक था, ब्लास्ट हो गया, बोलना चाहिए ना, टाइम बम रख के चला गया। If a loss occurs to the pawnee due to defect in pawner's title of the goods, the pawner must indemnify the pawnee. मतलब अगर पॉनर के गुड्स के टाइटल में कोई गड़बड़ है, टाइटल मतलब ओनरशिप, मतलब जो गुड्स का एक्चुअल ओनर है उसको, जो पॉनर जो है उसके कारण कुछ दिक्कत हुआ है, पॉनी को दिक्कत हुआ है, लॉस ऑकर्स टू द पॉनी ड्यू टू द डिफेक्ट इन पॉनर्स टाइटल ऑफ द गुड्स, देन इन दैट केस पॉनर मस्ट इंडेमनिफाई द पॉनी, क्योंकि ओनरशिप में प्रॉब्लम पॉनर का है, पॉनी का इसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब मान जो प्रॉपर्टी पॉनर ने पॉनी के पास प्लेस रखा है, बाद में उस पर्टिकुलर जो एसेट्स है उसको टेक केयर करने में, या फिर बाद में जब सेल करने जा रहा है तब उसमें टाइटल को लेके कुछ दिक्कत हो रहा है कि भाई इसका ओरिजिनल ओनर तो ये है नहीं, पेपर में प्रॉब्लम है, तो तब क्या जो पॉनी उसको बेचने जा रहा था वो उसका जिम्मा उठाएगा नहीं, टाइटल में प्रॉब्लम है, पॉनी को क्या पता। हाँ वो बात की पॉनी को देख के ही रखना चाहिए था, पर फिर भी इसका मेन लायबिलिटी पॉनर पे ही जाता। If the pawnee sells the goods due to default of the pawners must pay the deficit. पॉनर सेल करने जा रहे हैं, पॉनी जो है वो गुड्स को सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल करने के टाइम क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि पॉनर डिफॉल्ट केस लिए, तो पॉनर मस्ट पे द डिफिसिट। अगर सेल करने के टाइम पे कुछ भी अमाउंट में घाटा होता है तो वो घाटा अमाउंट कौन पे करेगा, पॉनर पे करेगा। मतलब मानो 10 लाख का लोन था, प्रॉपर्टी बेच के 8 लाख आ रहा है, तो 2 लाख कौन देगा, समझे। और क्या पॉइंट है सर, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, और उसके बाद बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस, उसको और क्या बताओ। प्लेज बाय नॉन ओनर पढ़ लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बोल देते हैं।
ordinarily it is the owner of the goods or any person authorized by him in that behalf who can pledge the goods. But in order to facilitate mercantile transaction, mercantile मतलब business, okay? Latin में business को mercantile बोलते हैं. The law has recognized certain exceptions. These exceptions are for bona fide pledge. Bona fide मतलब क्या होता है? मतलब it's like a true, मतलब ठीक ठाक एकदम, ठीक है? Like these exceptions are for bona fide pledge made by those person who are not the actual owner. मतलब जो actual owner नहीं है वो pledge कर रहा है. मतलब जो मेरा नहीं है वो मैं pledge नहीं कर सकता normally, है ना? बट इस केस में क्या बोल रहे हैं, जो मेरा नहीं है उसका भी pledge कर सकता. इसलिए बोल रहे pledge by non-owners of the goods, but in whose possession the goods have been left. जिसके पास goods है, possessions में है, owner नहीं है, ठीक है? तो pledge by mercantile agent section 178, where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods or the documents of title of the goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business. मतलब ordinary course पे जो भी dealings हो रहा है उसको acting बोल रहा है. When acting in ordinary course of business of a mercantile agent, मतलब एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ में डील कर, ठीक है? लेकिन क्या गुड्स उसका है? नहीं है, ठीक है? शैल बी वैलिड, इसको वैलिड माना जा सकता है एज इफ यू आर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक दिस सेम. जैसे कंसाइनमेंट बोलता है, कंसाइनर कंसाइनिंग. ফর এক্সাম্পল সেকেন্ড গাড়িতে আমরা কিনি, মালিক একজন যার কাছে আছে, হ্যাঁ কিন্তু এজেন্ট আমাকে हाँ एग्जैक्टली সে তো মালিক না. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट द पॉनी एक्ट इन गुड फेथ. ये बात देखना पड़ेगा, जो पॉनी है वो गुड फेथ से करे, मतलब पूरा भरोसा रखे उस पर, और वो भरोसा जीतना पड़ेगा. तो भरोसा जीतेगा कैसे? सिंपल बात है कि कोई सच में उसका एजेंट है, वो पता होना चाहिए, है ना? और उसको पता ये भी होना चाहिए कि भाई ये एजेंसी ये काम करता है, ठीक है? एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस दैट द पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज. पर ऐसा कोई नोटिस पॉनी के पास नहीं आना चाहिए कि पॉनर पे इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसा खबर नहीं आना चाहिए. In this section, the expression mercantile agent and documents of title shall have the meaning assigned to the Sale of Goods Act. Sale of Goods Act में हम लोग एजेंट के बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं, है ना सर? तो वही वाला बात यहाँ पर भी लागू किया जाता है. अब तो जनरली ओनली द ओनर ऑफ गुड्स कैन प्लेज ऑफ द एक्ट, है ना? कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं जो ओनर है वही कर सकता है. राइट ऑफ सर्टेन मार्केंटाइल एजेंट्स टू प्लेज प्रोवाइडेड दैट द मार्केंटाइल एजेंट शुड बी इन द कस्टडी ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर. Such a pledge done in the ordinary course of business is valid. इसको वैलिड माना जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स में. ऐसे ये केस हुआ था, एक मूवी था ना शाहरुख खान का, मुझे पूरा कहानी याद नहीं आ रहा है, बाजीगर मस्ट रोल. तो ससुर जी का उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया था. फिर बाद में एक पूरा घोटाला केस बना था. मुझे पूरा कहानी थोड़ा सा धुंधला सा हो गया, बहुत बचपन में देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. लेकिन ऐसे ही कुछ केस था कि शाहरुख खान जो था, तो उसका जो मतलब फादर इन लॉ है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देके गया, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब बेसिकली वो एजेंट था, लेकिन पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी होने के कारण सब कुछ क्या बेच बाच दिया, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है. बाकी तुम लोग थोड़ा सर्वे कर लेना. So such a pledge done in ordinary course of business is valid. Pledge in this case can be effected through pledge of documents like a bill of lading or railway receipt also. मतलब अगर किसी के पास रेलवे रिसिप्ट है तो वो प्रोडक्ट को किसी और को भी बेच सकता है. से फॉर एग्जांपल दिल्ली से स्नेहाशीष का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है? अब स्नेहाशीष का प्रोडक्ट, स्नेहाशीष का एजेंट मान अंश बन गया, ठीक है? अंश चला गया रेलवे रिसिप्ट लेके रेलवे स्टेशन, ठीक है? उसने अथॉरिटी भी देके रखा है कि ठीक है तुम उसको रिसीव भी कर सकते हो और जरूरत पड़ने से बेच भी सकते हो. अब बिस्ट्री मिल गया, ठीक है, बेच दिया उसको, लेकिन क्या राइट था उसको बेचने का? एक्चुअल में कोई राइट नहीं, वो तो नॉन ओनर है, ठीक है? तो रेलवे रिसिप्ट लेके बिल ऑफ लैडिंग कहाँ लगता है? पोर्ट पे लगता है, एयरपोर्ट में या फिर शिप पोर्ट, वहां पर बिल ऑफ लैडिंग लगता है. सेम कॉन्सेप्ट है ना सर? The necessary conditions of validity under section 178 are as follows. The person pledging the goods must be a mercantile agent. पहला बात ये है, एजेंट का लाइसेंस होता है, ठीक है? तो मार्केंटाइल एजेंट होना चाहिए. Mercantile agent must be in possession either of the goods or the document of title.
जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स लाइक रेलवे रिसीप्ट, बिल ऑफ लैडिंग, है ना, जिसके पास होता है वो रिसीव कर सकता है चालान। Such position must be with the consent of the owner. If position has been obtained dishonestly or by trick, a valid pledge cannot be effected. ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा दिया फ्रॉड करके, ठीक है, तो उसको यहाँ पर इफेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे बंगाल में आजकल बहुत भयंकर भयंकर पॉलिटिकल झमेला निकल रहा है, जिसमें जैसे एक रिसेंटली एक केस बन रहा है, कोई हेमंती गांगुली बोल के कोई है, ठीक है, एक केस बन रहा है, उसने भी बहुत पैसा वही जॉब दिलाने के नाम पे लोगों से ब्राइब लिया है, पॉलिटिकल लीडर लोगों ने, ठीक है, और वो पैसा चला गया कोई एक्ट्रेस के पास, ठीक है, जो 2-4 मूवी किया है, कोई जानता नहीं है, उतना पॉपुलर नहीं है, हाँ, उसी पैसे से सिनेमा भी कर लिया, अपना मॉडलिंग का पिक्चर भी बना लिया, कुछ गाने का वीडियोस भी शूट कर लिया, ठीक है। अब उसमें उसका एक डायरी मिला है, सीआईडी छानबीन ने डायरी में लिख के रखा है 1 करोड़ फ्रॉम एसएससी कैंडिडेट। हाँ, मतलब मानो कि 10 जन से मिलेगा, अरे इतना हिसाब भूल जाएगा ना, 10 जन से मान 10 लाख मिलेगा, तो हिसाब के हिसाब से 1 करोड़ तो हो ही जाएगा, सब लिख के रखा है। तो बेसिकली ये सब बहुत भयंकर भयंकर कहानी है, और फिर वो पैसा चिट फंड कंपनी के पास चला गया। हाँ, चिट फंड कंपनी के पास। चिट फंड कंपनी लीगल नहीं होता है, चिट फंड वैलिड है। चिट मतलब छोटा फंड, ठीक है, जो फाइनेंशियल काम करते हैं, दूसरे का पैसा रख के उस पर इन्वेस्ट करके फिर रिटर्न देता है इंटरेस्ट के साथ, बट ये सब इलीगल वे से इसको कर रहा है। पहला बात कि घुस का पैसा इलीगल है, फिर उस पैसे को तुम चिट फंड में डाला, कुछ पैसे तुम अपने पास रख दिया। अब जिसने चिट फंड कंपनी खोला है, जो चिट फंड कंपनी खोला है, उसका 2 नाम निकल के आ रहा है। ओरिजिनल नाम है गोपाल दास, पर उसी का दूसरा नाम पता चल रहा है, पूरा मूवी जैसा खेल। क्या नाम रखा है, एक उर्दू अरमान बैनर्जी। मतलब अरमान बैनर्जी नॉर्मली किसी का नाम होता नहीं, अरमान तो उर्दू नाम हो गया, ठीक है, नाम रखा है अरमान बैनर्जी। जो गोपाल दास है वही अरमान बैनर्जी। तब देख के दिमाग दिक्कत नहीं बन जा रहा है कि चल क्या रहा है। Pledge must have been made by the mercantile agent when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. The pledge must act in a good faith. The pledge should have no notice of the pledger's defect of title. If the pledgee knows that the pledger has a defective title, the pledge will not be valid. मतलब अगर प्लेजी को पता चल जाता है कि इसमें टाइटल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, तो ये प्लेज वैलिड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या होता है? मतलब हाँ, एक पार्टी का आंसर से वॉइड हो सकता है, मतलब किसी को जबरदस्ती जड़ा के धमका के, हाँ, या बेसिकली फ्रॉड करके किसी से कोई गुड्स तुमने लेके रखा, ठीक है, तो वो उस केस में वॉइडेबल हो सकता है। मतलब ये सब्जेक्ट टू प्रूवमेंट, तो वॉइडेबल मतलब वो फ्यूचर में जब हो भी सकता है, ठीक है। तो when the owner has obtained possession of the goods placed by him under a contract voidable under section 19 or section 19A contract where consent has been obtained by fraud, तो तुमने कंसेंट तो लिया पर डरा के लिया, कोर्शन से लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया, अंडू इन्फ्लुएंस तो वही कर सकता है जो बहुत ही नजदीकी होता है, मतलब कोई रिलेटिव, माँ बापा, भाई बहन, यही लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडू इन्फ्लुएंस करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग बाहर का बंदा कैसे करेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, जैसे आजकल वो नोएडा वाला केस फ्रिज में रख दिया, है ना, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम केस नहीं है, मैटर को हिंदू मुस्लिम करने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत, हाँ, ये गलत लोगों का गलत सोच है, ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, बट ये जो अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। The contract has not been recited at the time of the pledge. The pawnee acquires the goods title, the goods, provided he acts in a good faith and without notice of the pawner's defect of title. ठीक है, तो पॉनी ने इसको एकदम सही ढंग से किया, तो बाद में पता चल रही है वॉइडेबल, तो बीसी बोल रहा है प्लेज बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्लेज बाय नॉन ओनर्स, अगर नॉन ओनर प्लेज करेगा तो
उसमें क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है. Place where pawnee has only a limited interest, where a person places good in which he has only limited interest, that is pawnee is not the absolute owner of the goods. The pledge is valid to the extent of their interest. मतलब उसका इंटरेस्ट जितना तक है उतना ही वैलिड होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा. जैसे एग्जांपल दिया है, Mr. X finds a defective mobile phone lying on the road. He picks it up, gets it repaired for 5,000. He later pledges the mobile phone for 2,000. The true owner can recover the mobile phone only on paying rupees 5,000. तुमको मोबाइल मिला, तुम उस पर 5,000 खर्चा किया, फिर तुमने उसको प्लेस किया 2,000, ठीक है. अब ओरिजिनल ओनर को अगर आके लेना है तो वो 7,000 नहीं पे करे, 5,000 पे. Placed by a co-owner positions where the goods are owned by many persons with the consent of the other owner. The goods are left in the possession of one of the co-owners. Such a co-owner may make a valid place of the goods in possession. मतलब मानो 10 ओनर मिलके एक से 10 जन एजेंट बन के किसी एक से लिया है, तो कोई भी एक एजेंट भी अगर करता है तो उसको वैलिड मानो. Pledged by seller or buyer in possession. He buys the cycle from B but leaves the cycle with the seller. ये साइकिल खरीद के साइकिल को सेलर के पास ही रखते हैं. B then pledges the cycle with C. सेलर ने उस साइकिल को किसी को प्लेस कर दिया. Who does not know the sale to A. Who does not know of sale to A and acted in good faith. This is a valid pledge. मतलब C को पता नहीं है कि ये एक्चुअली A का साइकिल. तो ये प्लेस वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लेस तो चलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मतलब साइकिल पे ए का ही अधिकार है. कभी भी आके क्लेम कर सकते हैं. और क्लेम किससे करेगा, सी से कि बी से? बी से करेगा. सर बेलमेंट एंड प्लेस का डिफरेंस जरूर एक बार देखिए, क्योंकि हम लोग फिर भी एक बार बोल देते चलो. ट्रांसफर ऑफ बेलमेंट और प्लेस का बेसिक डिफरेंस क्या बन रहा है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट. ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट इज नोन एज बेलमेंट में तो फ्री में भी होता है ना. सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं होता उधर, है ना. Person delivering the goods under a contract of bailment is called bailer. Person who deliver the goods as security is called the pawner. The person to whom the goods are delivered under a contract of bailment is called bailee. The person to whom the goods are delivered as security is called pawnee. सब बोल दिए, बस रिकॉल हो रहा है, अब कुछ नहीं. पर्पस क्या है? bailment may be made for any purpose as specified in the contract of bailment. For example, safe custody, है ना, भाई रखो कुछ दिन मेरा सामान. For repairs, for processing of goods, गैरेज में गाड़ी धोने के लिए दे रहे हो, सब कुछ. Pledge is made for purpose of delivering the goods as security for payment of a debt for performance of a promise. ये फर्क होता है, ठीक है. कंसिडरेशन क्या है? बेलमेंट में भी मेड फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन. फ्री में भी हो सकता है, पैसा लेके भी हो सकता है, पर प्लेज इज ऑलवेज मेड फॉर कंसिडरेशन, ऑलवेज, ठीक है. राइट टू सेल द गुड्स. The bailee has no right to sell the goods even if the charges of bailment are not paid to him. The bailee's right are limited to suing the bailor for his dues or to exercise lien on the goods bill. Limited. But pawnee के केस में has right to sell the goods if the pawner fails to redeem the goods. pawnee के पास right आ जाता है सेल करने. Right to use the goods. Bailee can use the goods only for a purpose specified in the contract of bailment and not otherwise. Contract में जैसा बोला हुआ है वैसा ही यूज कर सकता है, एक्स्ट्रा नहीं. प्लेजी और pawnee cannot use the goods pledge, क्योंकि उसको सेल कर सकता है ना, इसलिए यूज नहीं कर सकता. बेलमेंट के केस में यूज उतना ही कर सकते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है. जैसे मानो तुम्हारा डॉगी तुम किसी को देके आए, तो डॉगी देके आए, ऐसे डॉगी रख के चला जाओ, कुछ नहीं करना, डॉगी को खाना देना, प्यार करना, है ना, तो वो तो करेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉगी को ऐसा कोई मतलब इम्पॉसिबल टास्क नहीं कराएगा, है ना. जैसे मतलब बोल की वो मान की विश्वजीत का डॉगी है, हंस को देके गया. अब हंस सोच रहा है जिसको डॉगी को विश्वजीत ने ट्रेनिंग नहीं दे पाया, हम उसको ट्रेनिंग करवाएंगे. तो ट्रेनिंग करवा के नाम पे बोल रहा है ये भाई ये तो जर्मन शेफर्ड है, बहुत कुछ कर सकता है, हम एक काम करते इसको एक छत से दूसरे छत पे पहुंचाएगा. ठीक है. वो एक मूवी था ना, स्पीड में बहुत होता है, हॉलीवुड मूवी था, उसके ऊपर एक बॉलीवुड में भी बना है. अरे एक छत से दूसरे छत पे कूद जाते हैं. क्रिस नहीं, क्रिस हॉलीवुड में था वो. नहीं बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड को भी का नाम ढूंढ रहा हूँ.
तो बेसिकली कुछ गुंडागर्दी होता है, ठीक है, क्राइम होता है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को भगाता है, ठीक है, स्पीड में इतना भागते हैं कि मतलब एक छत से दूसरे छत वो लोग जो कूदते हैं, वो देखने लायक, मतलब छोटा मोटा नहीं। मिशन इम्पॉसिबल हाँ ऐसा इसी टाइप, आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल, वैसा ही कुछ करो, आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल, मैं नाम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उतना हॉलीवुड देखता नहीं हूँ, कभी कभी कुछ मूवी अच्छा लग जाए ना देख देता हूँ, फिर नाम दे दो, क्योंकि उतना हॉलीवुड, क्योंकि मैम को हॉलीवुड मूवी देखने का एकदम इच्छा नहीं, ठीक है, तो कई कबार अगर हिंदी वर्जन मिल जाता है तो मैम को बोलता हूँ देखो ना हिंदी वर्जन, क्योंकि मैम का मानना है कि मैं इंग्लिश समझता हूँ, बट अपनी लैंग्वेज में मूवी देखने का जो मजा है वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, ये मैम का मानना होता है। मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा ना पेशेंस ढूंढता हूँ, चलो यार सुनते हैं, और मैम को थोड़ा सा यूएस एक्सेंट में दिक्कत होता है, ठीक है, मैम को अच्छा नहीं लगता, मैम का मानना है मुझे देखना ही है। हाँ चलो ठीक है, अब एक मूवी देखेंगे, मैं देखूंगा, मैम नहीं देखेंगे, इस कैसे होगा? लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा, मेरे को बचपन से ना थोड़ा सा ये एक्सेंट सुनने का थोड़ा सा इच्छा होता है, चलो सुनते ना क्या बोल रहे हैं। मैं समझ लेता हूँ, बट ये जब से मैम और हाँ साउथ का एक्सेंट, हाँ उनका तो फिर भी कुछ कुछ समझ में आ जाता है, तेलुगु वगैरह फिर भी समझ जाता हूँ क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सही। एक चीज क्या है ना, इंडियन मूवी अगर लैंग्वेज समझ में भी नहीं आता है, जो जेस्चर करता है ना वो तो सेम है, मतलब जैसे मंदिर में जाके घंटा मार रहा है, साउथ वाले भी जो करते हैं नॉर्थ वाले भी तो वही करते हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहा है वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। प्रेम के टाइम पे जब मान लीजिए रोमांटिक सीन दिखा रहे हैं, हमारा जो रोमांस और बॉलीवुड हॉलीवुड रोमांस, हमारे रोमांस में बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। वो लोग जो रोमांस सीन दिखाते हैं वो गजब ही, वो कहाँ का है पता नहीं, बट हमारे यहाँ पर रोमांस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर तो एक दूसरे को इधर से इधर देखेगा नहीं वो भी रोमांस होता है। हम लोग रोमांस को ऐसे भी देखते हैं ना, अरे बात नहीं करना है अभी हम रूठे हुए हैं, कभी ऐसे देखे हॉलीवुड में कोई रूठे हुए हैं? तो सोच का फर्क होता है, तो हम लोग बॉलीवुड मतलब इंडियन मूवी के सीन समझ में आ जाता है क्या कर रहा है, अभी तो आगे ये होगा, हॉलीवुड वाले तो अलग ही, उन लोग का इफेक्ट्स अच्छा लगता है। अच्छा कंप्लीट कर लेने दे, कंप्लीट तो हो गया, अब तुम लोगों का काम क्या है, बेलमेंट और प्लेज रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छे से करना, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक टेस्ट दे दो, हाँ आज मंगलवार दे दो, ठीक है, हाँ अच्छा तो फिर घर जाके दे देना। हाँ ठीक है, ओके।